हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम विजन आईएएस के इकोनॉमिक सर्वे की कंपाइलेशन को डिस्कस करेंगे। नाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर यू। इफ यू वॉच द वीडियो टिल द एंड यू वुड योरसेल्फ रियलाइज कि इसमें आपको हर चीज से रिलेटेड एक बहुत होलिस्टिक कवरेज दी गई है। एज यू वेरी वेल नो द पैटर्न ऑफ आवर डिस्कशन, हम पहले मेंस के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, वी रीड देम, वी कीप देम इन आवर हेड्स ताकि हम उसको अपने दिमाग में रख के चैप्टर का डिस्कशन करें, ताकि उसके आंसर्स हमें साइड बाय साइड मिल जाएं। इससे क्या होगा, आपकी मेंस की प्रिपरेशन चैप्टर वाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर जब हम पूरे चैप्टर के ट्रेंड्स, उसके कॉन्सेप्ट्स, हर चीज डिस्कस कर लेते हैं, ग्राफिक्स, उसके बाद वी कम टू द prelims के questions, all the MCQs. So Vision IAS definitely has come up with very good MCQs, जिससे क्या होगा, आपकी रिटेनिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो आप जब पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद आप कोशिश करिए कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर सही दे पाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर आपने चैप्टर का एक एक चीज सही से समझने की कोशिश की है तो इससे आपकी प्रीलिम्स की इकोनॉमिक सर्वे की प्रेपरेशन हो जाएगी। ऑल्सो देयर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप खुद से इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे या ये कंपाइलेशन पढ़ेंगे, बहुत जगहों पे यू वुड फील कि आपको क्लैरिटी नहीं लग रही, वी डोंट इवन नो कि यहाँ पे लिखा क्या है, बहुत ब्रीफली लिखा है, दे एंड अप, क्योंकि यू नो अपने में ही 100 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट आना, इट्स ह्यूज, ये कवर करना, तो उनके पास यहाँ पे कंस्ट्रेंट होता है। बट बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब जो आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, हर जगह पढ़ते हैं, लेकिन आज तक आपको पता ही नहीं है कि 1973 क्राइसिस हुआ, ऑयल क्राइसिस, अब जो क्राइसिस हो रहा है ऑयल क्राइसिस, वो उससे डिफरेंट है, लेकिन उसमें रीजंस लिखे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ था 1973 में। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। चैप्टर नंबर 3, फिस्कल डेवलपमेंट्स रेवेन्यू रेलिश, इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव ऑफ द एंटायर इकोनॉमिक सर्वे। एज इट इज वेरी वेल सेड, अगर आप फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, साथ ही में जो बैंकिंग का मॉनेटरी पॉलिसी में जो आता है, ये सब कुछ अगर आप ये 2-3 चीजें पढ़ के जाते हैं, इफ यू से थ्रू विद द एंटायर कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल, तो आपका प्रीलिम्स सॉर्टेड है, एटलीस्ट इकोनॉमी का पोर्शन। ठीक है, तो ये इसीलिए थोड़ा बड़ा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमने पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 भी डिस्कस किए हैं। प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। उस वीडियो से भी कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इफ यू विल वॉच दिस वीडियो टिल द एंड यू वुड रियलाइज इट ऑन योर ओन। हम बहुत सारी ऐसी चीजें देखेंगे जो बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको समझ आएंगी यहाँ पे। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, all right, and share it with others। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि कोई और भी, you have a friend who's been struggling with economic survey or Vision IAS monthly magazines, please share this initiative with them as well। okay, तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी तरह की अनसर्टनिटीज, इकोनॉमिक क्राइसिस या इन तरह की चीजों में 2 पॉलिसीज काम आती हैं। ठीक है, 2 समाधान होते हैं। एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, जो इसका अगला चैप्टर है और हम डिस्कस करेंगे, जहां पे आरबीआई कम्स इनटू पिक्चर, और एक होता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी यूजुअली टैक्सेस से डील करता है मोस्टली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सरकार कम्स इनटू पिक्चर, सरकार के पास तो टैक्सिंग पावर है ना, तो सरकार कम्स इनटू पिक्चर विद फिस्कल पॉलिसी। तो यहाँ पे देखिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, हम बहुत बार न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियोस में भी देख चुके हैं, तो वो डिमांड साइड, यानी कि देखिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो मनी सप्लाई को इस तरह से केवल रेगुलेट कर सकती है कि वो डिमांड साइड को कर्ब कर दे, कि अगर डिमांड वाले साइड का जो ध्यान है, जैसे आप जानते हैं कि रेपो रेट कम करना, बढ़ाना, जो हम अगले वीडियो अगले चैप्टर को डिस्कस करते देखेंगे, तो वो कर सकती है। लेकिन जो फिस्कल पॉलिसी है वो डिमांड साइड को भी संभाल सकती है और साथ ही में सप्लाई साइड को भी संभाल सकती है, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड साइड को कैसे संभाल सकती है, अगर हम शुरुआत में ही देखें, ब्रीफ एग्जाम्पल, तो अगर आप सोचिए कि इनकम टैक्स कम कर देना, ओके, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, तो उसके कम कर देने से क्या होगा कि डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि कैश एंड पावर ज्यादा रह जाएगा अब आपके पास। यू आर नॉट पेइंग एज मेनी टैक्सेस, एज मच टैक्सेस एज यू वर पेइंग से 1 ईयर अगो और मोर, है ना। तो इससे क्या होगा, आपके पास कैश इन हैंड ज्यादा होगा, लिक्विडिटी ज्यादा होगी, जो आप स्पेंड करेंगे डिमांड ज्यादा हो जाएगी। और अगर मैं आपको सप्लाई साइड का एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल, अगर पेट्रोल पे या डीजल पे एक्साइज ड्यूटी कम कर देने से, टैक्सेस कम कर देने से सप्लाई अफोर्डेबल बन जाएगी, तो सप्लाई से साइड जो कंस्ट्रेंट्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। साथ ही में देखिए, जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं बनाना, रोड्स बनाना, ट्रांसपोर्टेशन को, पीएम गति शक्ति, ये सब क्या है, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स को ही तो रिजॉल्व करने
करने के लिए है, लॉजिस्टिक्स को रिजॉल्व करने के लिए जो हमारा 14 to 18% ऑफ जीडीपी जाता है उसको 8% तक लेके आने के लिए इससे क्या होगा, जब डिलीवरी टाइम पे होगी तो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट, देखिए क्या है ना, जब डिले हो जाता है ना, टाइम मतलब कॉस्ट, हायर टाइम हायर कॉस्ट, ठीक है। जब फॉर एग्जाम्पल हमने आज एक बिल्डिंग बनानी शुरू की और असूलन अगर हर तरह के हमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाके उससे साइन नहीं करवाना पड़ रहा, रेड टेपिज्म नहीं है, ये मिनिस्ट्री में जाओ ये डिपार्टमेंट में जाओ, तो वो टाइम जो नहीं खराब होगा अगर, तो मैं उसको कम पैसे में बना सकती हूँ अगर मैंने एक बिल्डिंग बनानी शुरू की है। लेकिन मैंने आज शुरू किया, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स साइन करवाने में ही मुझे 1 साल लग गया, सारी परमिट्स मिलने में मुझे 1 साल लग गया, तो जो रॉ मटेरियल फॉर एग्जाम्पल आज सस्ता था वो कल को महंगा हो जाएगा। तो टाइम बढ़ने से कॉस्ट भी बढ़ जाती है, और ये सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स को भी रिजॉल्व करने के लिए फिस्कल सप्लाई, फिस्कल सपोर्ट कम्स इनटू पिक्चर, ओनली गवर्नमेंट कैन डू इट, राइट। तो इस तरह से फिस्कल पॉलिसी दोनों ही चीजों को संभालती है। मॉनेटरी पॉलिसी का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट ये है कि वो सिर्फ डिमांड साइड को डील कर सकती है, बट दे डू देयर जॉब वेरी वेल, ओके। लेकिन देखिए क्या होता है जब कोई ग्लोबल रिस्क आता है, अनसर्टेनिटीज आती हैं। लेकिन इससे पहले हमने फर्स्ट पैराग्राफ इजीली देख लिया कि हम ये चैप्टर देख ही क्यों रहे हैं, लेकिन अभी हम मेंस के क्वेश्चंस देख लेते हैं, ओके। तो मेंस का पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द पॉलिसी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द लास्ट फ्यू इयर्स टू अचीव फिस्कल स्टेबिलिटी एंड बेटर रिसोर्स एफिशिएंसी। के सरकार ने ऐसे कौन से पॉलिसी मेजर्स लिए हैं पिछले कुछ सालों में जिससे फिस्कल स्टेबिलिटी आ सके, डेफिसिट ज्यादा ना बढ़े, इस तरह की चीजें, और साथ ही में रिसोर्स एफिशिएंसी हो सके। नंबर 2 क्वेश्चन, ग्रेटर एम्फेसिस ऑन फिस्कल फेडरलिज्म, very important for you, has the potential to not only strengthen the state finances but also contributes towards holistic development of the nation. तो fiscal federalism, cooperative federalism, जिसमें केंद्रीय सरकार और state governments they work together as a team for the holistic development of this nation, वो किस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है स्टेट फिनेंसेस को भी स्ट्रेंथन करने के लिए और साथ ही में नेशन की डेवलपमेंट के लिए भी। डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, ओके। तो ये क्वेश्चंस को आप दिमाग में रखिएगा। अब इसके बाद हम बाकी सारे जो भी डिस्कशन हम देखेंगे यहाँ पे, वो इन दोनों ही क्वेश्चंस के आपको आंसर बहुत आसानी से मिल जाएंगे, और दोनों ही क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से। सो लेट मी जस्ट गो टू द फर्स्ट पेज, ओके। लेकिन जैसे कि हमने फिस्कल पॉलिसी देख लिया क्या होता है, लेकिन देखिए वही चीज, फिस्कल पॉलिसी जब आप फिस्कल सपोर्ट दे रहे हैं तो उसमें एक डिलेमा होता है आपको। जब आप इवैल्यूएट करने बैठते हैं तो आप सोचते हैं कि देखिए हम फिस्कल स्टिमुलस को विड्रॉ कब करें, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा फिस्कल स्टिमुलस देते रहेंगे तो इन्फ्लेशन हो सकती है, महंगाई हो सकती है। इन्फ्लेशन क्या होता है, जनरल प्राइस राइज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जनरल प्राइस राइज मतलब ऐसा हो सकता है कि हर एक जनरली हर एक चीज का प्राइस बढ़ा है, लेकिन क्या पता आपके वहां पे एक शॉप है जिसपे सेम कमोडिटी का प्राइस यूजुअली पूरे भारत में बढ़ चुका है, लेकिन वहां सस्ता मिल रहा है क्योंकि उनके पास पुराना स्टॉक था, वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन जनरली ऐसे स्पेसिफिक इवेंट्स को छोड़ के जनरली हर चीज में महंगाई बढ़ गई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम दूसरा पार्ट इस डेफिनेशन का देखें, यानी कि सारे ही गुड्स एंड सर्विसेज, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, सर्विसेज, कार्स, हाउसेज, एवरीथिंग, ऑयल, सबका प्राइस बढ़ रहा है ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं हो सकता कल महंगाई थी आज नहीं है, कल हो जाएगी परसों नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। वी हैव टू हैव अ गुड पीरियड ऑफ टाइम टू कंपेयर, ओके। इन्फ्लेशन हुई है, इसके कंपैरिजन में, पिछले मंथ के कंपैरिजन में, एक साल के कंपैरिजन में, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में, ठीक है। पिछली दिवाली सीजन में कम इन्फ्लेशन थी, इस दिवाली सीजन में ज्यादा इन्फ्लेशन है, इस तरह से कंपेयर करने के लिए, ओके। तो दिस इज हाउ यू शुड हैव अ कंपैरिजन, अ रेफरेंस बेस ईयर ऑल्सो, ओके। तो ये होता है इन्फ्लेशन। तो देखिए वही चीज है कि जब आप फिस्कल स्टिमुलस देते रहेंगे तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, ठीक है। और साथ ही में इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ अगर जब आप फिस्कल स्टिमुलस देख रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपका फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। तो इन्फ्लेशन और फिस्कल डेफिसिट, ये दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको फिस्कल पॉलिसी पे अपना बेसिकली स्टैंड लेना चाहिए। तो इसीलिए जो सरकार ने कहा है कि हमने पैंडेमिक के समय में जैसे इमर्जिंग जो एडवांस्ड इकोनॉमीज थी उन्होंने पैसे बांटे, दे प्रिंटेड मनी एंड दे गेव फिस्कल स्टिमुलस, तो हमने वो चीज नहीं की और हमने एक बहुत ही कैलकुलेटेड फिस्कल रिस्पॉन्स दिया और इसीलिए हमने फिस्कल स्टेबिलिटी अटेन की है। तो ये फिस्कल स्टेबिलिटी वाली चीज आ गई। तो आपके लिए अब यहाँ से आंसर शुरू हो जाएगा कि क्या डेवलपमेंट्स हुई है यूनियन गवर्नमेंट फिनेंसेस में। फिस्कल पोजीशन, कैलिब्रेटेड फिस्कल रिस्पॉन्स एनेबल्स
stable public finances amidst the present uncertainties. तो देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है that in line with fiscal glide path of government, okay, fiscal deficit came down to 6.7% of GDP in financial year 2022 preliminary actuals from 9.2% of GDP during the pandemic year 2021. तो देखिए क्या था, जब पैंडेमिक का पीक आया 2021 में, तो आपको पता है कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था वो 9.2% ऑफ जीडीपी तक चला गया था। देखिए वहां पे स्वाभाविक था ये होना। क्यों स्वाभाविक था? क्योंकि एक तरफ से पूरी कंट्री में लॉकडाउन है, रेवेन्यूज नहीं आ रहे, कुछ बिक नहीं रहा, कंजम्पशन डिमांड नहीं है, कुछ नहीं है, उसके एक तरफ से रेवेन्यू भी नहीं आ रहा, कुछ बिक भी नहीं रहा, और बोरोइंग भी करनी पड़ रही है। आप खुद सोचिए, जीडीपी का रेशो मतलब फिस्कल डेफिसिट वुड गो हाई, और वो हुआ। लेकिन हमने फाइनली 2022 के हिसाब से अगर हम देखें डेटा, तो 6.7% ऑफ जीडीपी को हमने अटेन कर लिया है बेसिकली अपने फिजिकल डेफिसिट को, और हम और भी 6.4% तक जाने की बात कर रहे हैं, जो हमें लगता है फिनेंशियल ईयर 2023 तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे एक शब्द लिखा है फिजिकल ग्लाइड पाथ। सरकार ने अपने लिए एक फिजिकल ग्लाइड पाथ बनाया और हमने उस पर चल के बेसिकली हम इस अपने टारगेट्स को अटेन कर पाए हैं और करेंगे। तो ये क्या होता है फिजिकल ग्लाइड पाथ, आपको पता होना चाहिए कि देखिए जब सरकार अपने लिए फिजिकल टारगेट्स को सेट करती है, और वो भी यहाँ पे ये शब्द नहीं लिखा, पर फिजिकल ग्लाइड पाथ का मतलब ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक डेट, एक स्पेसिफिक टाइम अपने लिए सेट कर दें। इतने समय में इस मैंने फिजिकल डेफिसिट के नंबर तक पहुंचना ही पहुंचना है, नो मैटर व्हाट। ओके, सो टाइम बाउंड जो फिजिकल टारगेट्स होते हैं उसे हम फिजिकल ग्लाइड पाथ कहते हैं। यू वॉक इन देम, ओके, सो दैट यू ग्लाइड टुवर्ड्स योर टारगेट। ओके, तो ये चीज गवर्नमेंट ऑन ट्रैक, तो ये आप शब्द जरूर लिखें अपने मेंस में, क्योंकि यही है जो आपको दिखाएगा कि आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के आए हैं, यही दिखाएगा कि आप इकोनॉमिक इंटेलेक्चुअल हैं, ऑल्दो यू माइट नॉट बी वन, बट क्या जाता है। ठीक है, इकोनॉमी ओके, गवर्नमेंट ऑन ट्रैक टू अचीव, वही चीज कि गवर्नमेंट अब फाइनली, क्योंकि उन्होंने कैलिब्रेटेड टारगेट, कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स लिया फिजिकल, तो वो अपने हम ट्रैक पे हैं कि हम अटेन कर लेंगे 6.4% फिजिकल डेफिसिट बाय 2023। देखिए हम फिजिकल डेफिसिट के इतने बारे में बात कर रहे हैं, तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट, देखिए फिजिकल का मतलब क्या है? फिजिकल शब्द क्या है? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, बोरोइंग्स के बारे में जो शब्द बात करता है वो फिजिकल है। ये तीन चीजें, फिजिकल का मतलब ही तीन वर्ड्स हैं। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट वो होता है जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है लेकिन आपका रेवेन्यू बहुत कम है। ठीक है, तो जैसे कि पेंडेमिक के समय पे क्या हुआ, सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, बाकी इंश्योरेंस, हेल्थ केयर सेक्टर के लिए बहुत सारी चीजें, एक्सपेंडिचर बढ़ी जा रहा है, रेवेन्यू भी नहीं आ रहा, तो दोनों तरफ से एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में कितना बड़ा गैप हो गया। तो इसको लेकिन आप फिर क्या होता है कि एक्सपेंडिचर कहाँ से करोगे जब रेवेन्यू नहीं है? तो आप बोरो करोगे। फिजिकल डेफिसिट इन शॉर्ट इज नथिंग बट बोरोइंग्स। जो आपके एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में डिफरेंस है उसको ब्रिज करने के लिए आप बोरो करते हैं, वो होता है फिजिकल डेफिसिट। ओके, तो ये चीज, एडिशनल स्पेंडिंग ऑन फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी, तो क्या वही चीज यहाँ पे लिखी है कि फिजिकल रिस्पॉन्स हमने जब दिया, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि हमें पता था कि कहीं चीज़ों पे, जैसे अभी पिछले साल क्या हुआ, ऑल्दो हमने अपने फिजिकल डेफिसिट के लिए ग्लाइड पाथ चूज किया था, हम उस पर चल भी रहे थे, बाकी तरह की हमने चीज़ों पे अपना कट भी किया, स्पेसिफिक ड्यूटी कट्स भी किया, तो लेकिन क्या था कि हमने साथ साथ में फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज थी, क्योंकि अभी रिसेंटली रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ, वहां से फूड सिक्योरिटी क्राइसिस आ गया, फर्टिलाइजर सिक्योरिटी क्राइसिस आ गया, तो उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते थे, पर हमें सब्सिडीज देनी पड़ी, पर इसके बावजूद हम 6.4% का हम सोच रहे हैं कि टारगेट अटेन कर लेंगे। ठीक है, प्रूडेंट बजट अजम्पशंस वेरी इंपॉर्टेंट, जो चीज निर्मला सीतारमन जी ने बाद में भी बोली थी बजट के समय कि हमारा कंजर्वेटिव बजट अजम्पशंस थी पिछले साल की। ठीक है, तो देखिए क्या होता था कि हमें पता था पैंडेमिक तो रिकवर हो रहा था, हमें पता है पैंडेमिक खत्म, हमने वैक्सीन लगवा दी, सब कुछ इधर उधर, तो हमें क्या करना चाहिए था? इनिशियली हमें क्या करना चाहिए था? फिजिकल डेफिसिट टारगेट हमें सोचना चाहिए था कि हो जाएगा 4% या 5%, ऐसे बोल सकते थे हम, है ना, हम बोल सकते थे, क्योंकि पैंडेमिक से तो हम रिकवर करना शुरू हो गए थे, और हमें बिल्कुल विश्वास भी था कि अब कुछ दिक्कत नहीं आएगी, पैंडेमिक रिलेटेड हमें फिजिकल स्टिमुलस नहीं देना, लेकिन हमने अपने बजट अजम्पशंस को फिर भी कंजर्वेटिव रखा, प्रूडेंट रखा, वाइज रखा, तो उससे क्या हुआ कि हमें एक बफर मिल गया। हमें पता था कि देखिए कुछ पता नहीं है, अभी पैंडेमिक की कोई और वेव भी आ सकती है मे बी, लेकिन वो वेव तो नहीं आई और कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ, थैंक्स टू एंड ऑल क्रेडिट टू आवर गुड वैक्सीन्स। पर
क्या हुआ, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ओके तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें बफर पहले ही, हमने ऐसे नहीं बिल्कुल बिना सोचे समझे हमने ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो गए, जी सब कुछ ठीक हो गया, चलो हमने फिस्कल डेफिसिट टारगेट रख दिया 4-5%, हमने ऐसा नहीं किया। ठीक है, क्यों, और जो बेसिकली फिर जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज हमें एक्स्ट्रा देनी पड़ी, स्पेसिफिक ड्यूटी कट करने पड़े, तो वहां से हमें एक फिस्कल रूम मिल गया। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी बायंसी इन रेवेन्यूज। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द फिस्कल रेजिलियंस ऑफ सेंटर इज द रिजल्ट ऑफ रिकवरी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बेसिकली क्या है कि अब हम फिस्कल रेजिलियंस देख रहे हैं सेंटर की, तो क्यों हो पाई, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी रिकवर करने लग पड़ी, डिमांड, पेंटअप डिमांड हमने देखा था, पेंटअप डिमांड दोबारा बढ़ गई। पेंटअप डिमांड क्या होता है कि जो आप अपनी डिमांड को संभाल के रखते हैं, डिमांड है पर आप खरीद नहीं रहे, वो पैंडेमिक के समय पे हुआ था, फिर लॉकडाउन खुल गया, आपके पास डिमांड थी, आपने खरीदना शुरू कर दिया। हमने देखा कि कैसे कितने लोगों ने अपना घर बनाया है, पैंडेमिक के बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद कितने लोगों ने कार्स खरीदी हैं। सो दिस रिवील्स कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रिकवर किया है। तो नंबर 1 रेजिलियंस में ये पॉइंट है। नंबर 2 क्या है, बायंसी इन रेवेन्यूज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द ईयर। नंबर 3 क्या है कि हमने अजम्पशन ही कंजर्वेटिव रखी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की, हम बड़े ही ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो गए, तो ये बफर प्रोवाइड किया हमें। ओके, परफॉर्मेंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट नॉन डेट रिसीट्स। नॉन डेट रिसीट्स का मतलब क्या होता है, देखिए अभी हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हमें भी यहाँ पे समझना है, दिस इज रिटन योर टैक्स बायंसी। ओके, परफॉर्मेंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट नॉन डेट रिसीट्स। तो देखिए रिसीट्स क्या होता है, रिसीट्स जो भी आप रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो टैक्स रिसीट्स हो, नॉन टैक्स रिसीट्स हो, ठीक है, तो जो बेसिकली जो रिसीट तो लेकिन बोरोइंग से भी आ सकती है ना, वो भी आपकी रिसीट ही है, तो उसी से भी बोरोइंग लेके तो आप खर्च कर सकते हैं किसी सोशल वेलफेयर स्कीम पे एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन वो क्या है, वो डेट है आपके लिए। लेकिन वो जो आपके लिए रिसीट्स डेट नहीं लेके आता, जिसपे आपकी कोई इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, वो आपके लिए होता है नॉन डेट रिसीट्स। उसमें क्या क्या आता है, उसमें रेवेन्यू रिसीट आता है, टैक्स कोई आपके लिए लेके आता है क्या, डेट नहीं लेके आता, टैक्स तो पूरा आपका है, सरकार का है, उसको लीजिए और स्पेंड कीजिए अच्छे कामों के लिए। साथ ही में कुछ नॉन टैक्स ऐसी रिसीट्स होती हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, जैसे किस तरह का, प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, ओके, मोनेटाइजेशन, ये होते हैं नॉन डेट रिसीट्स। ठीक है, या फिर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपने फीस चार्ज की है, ये सब कुछ होता है नॉन डेट रिसीट्स। ओके, तो हम देखते हैं कि क्या नॉन डेट रिसीट्स में हमने परफॉर्मेंस देखी है। सस्टेन्ड रेवेन्यू बायंसी, तो रेवेन्यू अच्छा खासा रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं कि टैक्स बायंसी का मतलब क्या होता है। अब आप बेसिकली एक एग्जांपल मैं इसके बाद दूंगी, आई होप आपको और क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली टैक्स बायंसी जो शब्द है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट, ये हाईलाइट करता है कि क्या रिलेशनशिप है चेंज इन गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ और चेंजेस इन जीडीपी में। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। जब एक टैक्स बायंट होता है तो वो ये बताता है कि हमने रेवेन्यू में इंक्रीज देखा है लेकिन टैक्स रेट को बढ़ाए बिना। फॉर एग्जाम्पल, आप 4 लोग हैं, योर 4 फ्रेंड्स, ओके, और लेकिन आप चारों के चारों अपना बेसिकली टैक्स नहीं भरते, आप में से 2 लोग भरते हैं, ठीक है, और टैक्स है 2 रुपए, तो 2 लोग भर रहे हैं, तो 2 + 2 4, 4 रुपए मेरे पास टैक्स है, आई एम गवर्नमेंट। ओके, लेकिन अब क्या हुआ, मैंने बढ़ा दिया, मैंने कह दिया नहीं जी आज से आप 4 रुपए टैक्स भरेंगे, अभी भी भर तो 2 ही लोग रहे हैं, तो आपने कहा कोई बात नहीं सर हम भर देंगे, तो आपने 4 + 4 8 रुपए टैक्स भरा। लेकिन अगर टैक्स बायंट है तो क्या होगा पता है, वो आप क्या करेंगे, सरकार इस तरह से अट्रैक्टिव बनाएगी अपनी टैक्स स्लैब्स को या अपने टैक्सिंग पॉलिसी को कि आप चारों के चारों टैक्स भरने लग पड़ेंगे और 2 रुपए ही देंगे प्रति इंसान। ठीक है, तो 2 + 2 + 2 + 2 यानी कि 4 बंदों से 2 2 रुपए आए तो 8 रुपए। जब हम टैक्स बढ़ा रहे हैं 2 बंदों से ले रहे हैं तो भी 8 रुपए आ रहा है, लेकिन जब हम टैक्स नहीं बढ़ा रहे लेकिन टैक्स नेट बढ़ गया, टैक्स बेस बढ़ गया और 8 रुपए आ रहे हैं, उसे हम टैक्स बायंसी कहते हैं कि टैक्स रेट में बढ़ोतरी किए बिना, उसको बढ़ाए बिना अगर हमारा रेवेन्यू रेट बढ़ जाए तो दैट इज नोन एज टैक्स बायंसी। दैट इज एग्जैक्टली व्हेन वी कॉल अ टैक्स बायंट। ओके, तो वो हमने इस केस में देखा है। अब जानते हैं, यहाँ पे देखिए टैक्स मेजर्स लिखे हैं जब जीएसटी आया, और साथ ही में देखिए टैक्स बायंसी का एक बहुत बड़ा डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। तो साथ ही में जो जीएसटी है कम्प्लीटली डिजिटलाइज है, दैट इज ऑल्सो अ थिंग। फिर साथ ही में फेसलेस असेसमेंट एंड अपील, दैट ऑल्सो हमें लगता है टैक्स कंप्लायंस करना आसान है। ठीक है, फिर ई वे बिल्स भी है जीएसटी में, तो उससे क्या है कि जो वे बिल है उसको आपने इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, उसमें सब लिखा है क्या डेस्टिनेशन है, कहाँ से शुरू हो रहा है ये ट्रक, कितनी कमोडिटी लेके जा रहा है, कितना प्राइस है जो इसे वहां पे
अपना माल उतार के मिलेगा। ये होते हैं ई वे बिल्स। कोई बीच में जगह जगह पे रुकना नहीं है, साइन नहीं करवाने कि 5 दिन और लग गए। सो ये भी कहीं ना कहीं टैक्स कंप्लायंस में एक हाथ दिया है इसने अपना। ओके, तो दीज थिंग्स ऑफ कोर्स साथ ही में हमने सिंप्लीफिकेशन ऑफ रिटर्न, आईटीआर फाइल करना कितना आसान हो गया है। सीनियर सिटीजन्स के लिए तो आईटीआर फाइल करना ज़रूरी भी नहीं है। तो इस तरह की बहुत चीज़ें हम देख रहे हैं कि वी हैव गॉटन टैक्स कंप्लायंस, जिसकी वजह से टैक्स नेट बढ़ गया है, बेस बढ़ गया है, इसीलिए हम टैक्स बायंसी देख रहे हैं। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, सस्टेन रेवेन्यू बायंसी आफ्टर। ओके, तो देखिए ऑफ कोर्स पैंडेमिक जब आया तो उसमें तो हमने देखा ही 2021 में कि टैक्सेस गिरे, रेवेन्यू गिरा, लेकिन उसके बाद 2022 में प्रिलिमिनरी एक्चुअल्स ये बताते हैं कि हमने रोबस्ट ग्रोथ देखी है रेवेन्यू रिसीट्स में। ओके, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 15.5%, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू आया है वो 15.5% हमने ग्रोथ देखी है अप्रैल से नवंबर के बीच में 2022 में। नेट टैक्स रेवेन्यू टू द सेंटर आफ्टर असाइनमेंट टू स्टेट्स, तो यानी कि जो सेंटर का नेट टैक्स रेवेन्यू बनता है, मतलब आपने इसमें से जो स्टेट गवर्नमेंट को बनता था देना वो आपने दे दिया, तो उसमें भी हमने जो नेट टैक्स रेवेन्यू फॉर द सेंटर है उसमें भी हमने 7.9% की ग्रोथ देखी है ईयर ऑन ईयर बेसिस। ओके, तो वही चीज़ जैसे जब हम सरकार हमें कहती है कि हमारे पास तो बेस इफेक्ट भी नहीं था, फिर भी हमने ग्रोथ देखी है। गवर्नमेंट एफर्ट्स, और फिर उसके ऊपर यहाँ पे गवर्नमेंट एफर्ट्स तो आप देख रहे हैं, ये सब कुछ गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं। एक्सपेंशन ऑफ टैक्स बेस, एनहांसिंग टैक्स कंप्लायंस, डिजिटलाइजेशन, जीएसटी एंड ऑल ऑफ दैट। डायरेक्ट टैक्सेस ड्यू टू कॉर्पोरेट एंड पर्सनल इनकम टैक्स growth, direct taxes which constitute half, very important, direct taxes जो हैं जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये बेसिकली हाफ ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट टैक्सेस में भी हमने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी है 26% की अप्रैल से नवंबर तक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है, क्योंकि देखिए ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट इनकम बेसिकली इनकम टैक्स ज़्यादा कलेक्शन हुआ, पर्सनल इनकम टैक्स ज़्यादा कलेक्शन हुआ, कस्टम्स एंड एक्साइज ड्यूटीज़। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत जानना इंपॉर्टेंट, लेकिन इससे पहले आई होप आपके लिए ये पूरा ये जो पाई चार्ट है ये आपको याद होना चाहिए। वेरी इजी, बहुत ही आसान है याद करना। कॉम्पोजिशन ऑफ टैक्स प्रोफाइल ऑफ यूनियन। ओके, कि यूनियन गवर्नमेंट का टैक्स प्रोफाइल कहाँ से टैक्स रेवेन्यू आता है, कौन सा तरह का टैक्स सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ला के देता है। ठीक है, ये बजट एस्टिमेट है खैर 2023 का, पर यही है बेसिक जो आपके लिए पता होना चाहिए। तो जीएसटी से सबसे ज़्यादा टैक्स आता है 28%। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जीएसटी 28%। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 26% टैक्स लेके आती है, जो कॉर्पोरेट बिजनेसेस के जो इनकम होती है उस पर जो टैक्स लगता है उससे 26% टैक्स आता है सरकार का। फिर पर्सनल इनकम टैक्स जो आप और हम जैसे नॉर्मल लोग भरते हैं उस पर भी 26% आता है, तो यानी कि 26% जो हमारा बजट एस्टिमेट है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से भी उतना ही पैसा आ रहा है जितना कि पर्सनल इनकम टैक्स से आ रहा है। ये अगर क्वेश्चन बन जाए तो आपको पता होना चाहिए। यूनियन एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी क्या होता है और कस्टम्स ड्यूटी क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी मतलब जो आपके ही कंट्री के अंदर कंपनीज प्रोड्यूस कर रही हैं, उस प्रोड्यूस को बाहर निकालने से पहले आप जो टैक्स भरेंगे वो एक्साइज ड्यूटी होता है। जैसे पेट्रोल पे, रिफाइनरीज पे, ठीक है, या आप जानते हैं हर तरह की कंपनी के प्रोडक्ट्स पे जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, और वो वहां से 12% आता है। कस्टम्स ड्यूटी क्या होती है? देखिए, कस्टम ड्यूटी को इंपोर्ट ड्यूटी से मत आप कंफ्यूज कीजिएगा, ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं। कस्टम्स ड्यूटी बेसिकली ट्रेड पे लगती है। ओके, ट्रेड पे जो ड्यूटी लगती है वो कस्टम्स होती है। अब ट्रेड में क्या होता है? ट्रेड में इनफ्लक्स भी होता है, आउटफ्लक्स भी होता है। आउटफ्लक्स इज नो वर्ड पर होता है। ठीक है, तो यानी कि जो इंपोर्ट पे ड्यूटी लग रही है और एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लग रही है वो कस्टम्स ड्यूटी है, लेकिन जो केवल इंपोर्ट पे लग रही है वो इंपोर्ट ड्यूटी है। तो कस्टम्स ड्यूटी से 8%, तो सबसे कम बेसिकली कहाँ से आ रहा है? कस्टम्स ड्यूटी से। 12% आ रहा है एक्साइज ड्यूटी से, सबसे कम कस्टम्स ड्यूटी आपको याद रखना है, क्योंकि इस पे आगे हम एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, बहुत अच्छी बात यहाँ पे एक लिखी है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टम्स, सरकार कहती है, इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि जो कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटी हैं वो फ्लेक्साई फिस्कल पॉलिसी टूल्स है, नहीं फ्लेक्सिबल फिस्कल पॉलिसी टूल्स है। सरकार के पास ये ऐसे पॉलिसी टूल्स हैं कि इनको बढ़ा के कम करके हम बहुत आसानी से क्राइसिस को मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, जब हमें लगता है कि बढ़ाना है और वहां से पैसा लिया हो हमने कहीं और लगाना है तो हम बढ़ा देते हैं। जब हमें लगता है कि हमें कम करना है, अब बहुत हो गया जनता को परेशान करते करते, तो हम कम उसे फिर दोबारा कम कर देते हैं। तो इट्स हमें एक बहुत अच्छा रूम प्रोवाइड करते हैं ये दोनों, कौन? एक्साइज ड्यूटी और कस्टम्स ड्यूटी। इफ यू गेट अ स्टेटमेंट इन योर प्रीलिम्स के कस्टम्स एंड एक्साइज, बोथ दीज ड्यूटीज एक्ट एज फ्लेक्साई फिस्कल पॉलिसी टूल्स फॉर द गवर्नमेंट, दैट्स ट्रू। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है,
कि जैसे डायरेक्ट देखिए, ये तो आपको पता है इनकम टैक्स नहीं आ रहा, कॉर्पोरेट टैक्स, अब कॉर्पोरेट शट है तो कहाँ से कॉर्पोरेट टैक्स आ जाएगा, कॉर्पोरेट की इनकम नहीं हुई तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। आपने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया, बहुतों की सैलरीज नहीं आई तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अफेक्ट हो गई पैंडेमिक की वजह से। लेकिन एक चीज थी, एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे, डीजल पे, जिसने रेवेन्यूज को ऑगमेंट करने में हेल्प किया। तो देखिए, अगर आपको याद होगा, जब सरकार को इतना क्रिटिसिज्म मिला कि आप पेट्रोल और डीजल पे, जबकि आप इतना सस्ते, आपने नेगेटिव में तेल लिया है, क्रूड ऑयल लिया है बाहर से, आप इतना सस्ता ले रहे हैं, तो फिर यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के प्राइस क्यों नहीं कम हो रहे। तो सरकार ने कहा कि देखिए, हम एक्साइज ड्यूटी हमने बढ़ाया हुआ है और हमें कोई इस बात में दुख नहीं है कहते हुए कि ये एक्साइज ड्यूटी हम कहाँ लगा रहे हैं, हम वैक्सीन प्रोग्राम में लगा रहे हैं। और कहाँ से लगाएंगे हम, ठीक है, आप ही के तो टैक्सेस से सब कुछ दिया जाता है आपको। तो ये चीज तो ये वहां पे वैक्सीन प्रोग्राम के लिए लगाई गई थी। लेकिन फिर जब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होने लगी, स्पेशली फ्यूल की तरफ से बहुत इन्फ्लेशन हुई, तो गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कट कर दी ताकि जो कंज्यूमर्स हैं वो उनको ज़्यादा प्रताड़ित ना करें ऑयल प्राइसेस। तो फ्लेक्सिबल, ओके, इन लाइन विद बजट एक्सपेक्टेशन एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि जो एक्साइज ड्यूटी की कलेक्शन डिक्लाइन हुई बाय 20.9% अप्रैल से नवंबर के बीच में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्योंकि इससे पिछले वाले साल में तो हम एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा ले रहे थे, लेकिन अभी हमने कम कर दी, तो एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन कम हुई। कस्टम ड्यूटीज को देख लेते हैं। कस्टम ड्यूटीज वर ऑल्सो ब्रॉट डाउन ऑन सेवरल आइटम्स ड्यू टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा कि यू नो इम्पोर्ट्स हम बहुत ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब क्या हुआ, जैसे मिल्क, मैं एग्जाम्पल आपके लिए, हमने क्योंकि न्यूज़पेपर एनालिसिस में इस तरह के बहुत एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो अब मिल्क क्या है कि जब पैंडेमिक आया तो बहुत सारी जो काउज थी या फिर उनके जो बेबीज थे, जो अब काउज बन चुकी हैं, तो उस समय पे हम उन्हें अच्छा पाउडर नहीं खिला पाए क्योंकि पैसे नहीं थे फार्मर्स के पास। उस समय कोई ध्यान नहीं दे पाया, तो क्योंकि एक ही ध्यान में था सबकी चीज़, वो था कोविड 19, जिसकी वजह से हमने एक और अपनी वीडियो में देखा कि और बड़ी सारी बीमारियों पे, लेप्रोसी, जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए था, वो आज हमें दिख रहा है कि नेग्लिजेंस की वजह से, हमारा वो इंडिफरेंस की वजह से कितना भुगतना पड़ रहा है लोगों को। ओके, तो ये चीजें हुई, तो वहां पे हम उन्हें फॉडर सही से नहीं खिला पाए। अब वो जो कुपोषित जो गाय के बच्चे हैं बेचारे, आज वो गाय बन चुकी हैं, तो उनसे हम कैसे, मिल्क यील्ड ही नहीं है इतना, अब फिर मिल्क प्रोडक्शन इतना नहीं है, तो मिल्क इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जब मिल्क इंपोर्ट करना पड़ेगा तो इंपोर्ट, लेकिन यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लेंगे तो यहाँ पे महंगा बिकेगा मिल्क, लेकिन लोगों के पास तो इतना पहले ही हर चीज़ की महंगाई है, कहाँ से पे करेंगे, ठीक है, इनकम इतनी है नहीं। तो इसीलिए वो क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी पड़ी हमें, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी इज अ कस्टम ड्यूटी ओनली। तो इसीलिए यहाँ पे कस्टम ड्यूटी भी हमने कट तो की, लेकिन क्योंकि इंपोर्ट्स इतने ज़्यादा थे, एक्सपोर्ट ठीक है कम हो गए हमारे, एक्सपोर्ट कम ही है। क्यों कम है, क्योंकि बाहर भी डिमांड नहीं है, बाहर वाले भी सब ग्लोबल इन्फ्लेशन चल रही है, तो उनके पास डिमांड नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है खरीदने के। तो ठीक है, एक्सपोर्ट से तो इतना हम कलेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन इम्पोर्ट तो क्या हुआ, इम्पोर्ट ज़्यादा हुआ ना, तो इसकी वजह से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमने 12.4% देखा कस्टम कलेक्शन में। तो आपको याद रखना है, एक्साइज ड्यूटी हमने डिक्लाइन देखी 20% द्वारा, और हमने कस्टम ड्यूटी 12.4% द्वारा इंक्रीज देखा, ये आपको याद रखना है। जीएसटी स्टेबलाइज, देखिए मेरा ये आपको सजेशन है कि आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, और हर पॉइंट हमने डिस्कस किया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड इन वेरी नाइस मैनर, इवन इफ यू डू नॉट रीड दिस डॉक्यूमेंट, आई से दिस विद कॉन्विक्शन, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आ जाएगा, आप हर आंसर सही करके आएंगे। GST is stabilized as vital revenue source. Now GST has become a vital revenue source for the government, क्योंकि यहाँ पे लिखा है GST कलेक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए सबकी मिला के हुई ग्रॉस वर 13.40 लाख करोड़ रुपीज बिटवीन अप्रैल एंड दिसंबर। और ईयर एंड ईयर ग्रोथ कितना हुआ जीएसटी कलेक्शन में, 24.8%। देखिए जीएसटी कलेक्शन में तो ना अगर लिखा हो डिक्लाइन, तो आंख बंद करके जो गलत मार्क करके आएगी। आप हर महीने देखते हैं न्यूज़पेपर्स में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया, ये सब कुछ आप देखते हैं, तो आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन जीएसटी कलेक्शन एज में, अब क्यों हुआ जीएसटी कलेक्शन में इम्प्रूवमेंट, क्योंकि नेशन वाइड ड्राइव थी जीएसटी इवेडर्स के खिलाफ। हमने ऑल्दो जो माइनर ऑफेंसेस थे उनको तो हमने खैर बख्श दिया है, सरकार ऐसा कर देती है, लेकिन जो हैवी जीएसटी इवेडर्स हैं, वी हैव हैड लाइक फेक बिल्स को देना, फ्रॉडुलेंट बिल्स को कर्ब करना, वी हैव टेकन स्टेप्स इन दैट, ओके। साथ ही में हमने क्या किया, रेट रैशनलाइज कर दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट शब्द अगेन आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे आता है,
ओके, तो रेट रैशनलाइज किया है हमने, बहुत सारे जीएसटी स्लैब्स का रेट रैशनलाइज कर, तो इससे क्या है कि मतलब कहीं चीज़ों पे सेंस ही नहीं बनता था इतना ज़्यादा वो लेने का, इतना ज़्यादा हम वहाँ पे टैक्स ले रहे हैं। और कई चीज़ों पे जैसे वो लग्जरी गुड भी नहीं है, सिन गुड भी नहीं है, पर बहुत ज़्यादा टैक्स, तो उसको हमने रैशनलाइज किया। अब देखिए यहाँ पे ऐसा लिखा है कि हमने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को करेक्ट किया है। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है कि जहाँ पे इनपुट्स या रॉ मटेरियल्स हैं, दे आर टैक्स्ड एट हायर रेट्स देन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। फिनिश प्रोडक्ट पे तो ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए, उसमें मेहनत लगी है, एफर्ट्स लगे हैं, रॉ मटेरियल्स लगे हैं, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट सस्ते हैं, रॉ मटेरियल महंगा है, तो इंसान क्या करेगा? कहेगा छोड़िए, हमें जाना नहीं, हम फिनिश प्रोडक्ट बनाने वाले उसमें लगा लेते हैं रॉ मटेरियल। मतलब आप खुद सोचिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा बिजनेस करना। ओके, कंज्यूमर्स के लिए आसान है क्योंकि उनको सस्ते में मिल रहा है, लेकिन प्रोडक्शन महंगी है। तो इस रॉ मटेरियल्स पे कम करना, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश बेसिकली सरकार ने यहाँ पे की थी। अब देखिए, आई थिंक एक चीज हमसे मिस हो गई जो हम देखते हैं अभी, जीएसटी नेट हैज डबल्ड, तो नेट भी बढ़ गया है। ठीक है, केवल 70 लाख जीएसटी पेयर्स थे 2017 में जब जीएसटी आई, लेकिन अभी मोर देन 1.4 करोड़ हैं 2022 में। इससे क्या हुआ? टैक्स रेवेन्यू बायंट है। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए, एक चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन आप अपने स्टार्टिंग में पढ़ते हैं प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है कि जब आप जो आपका करंट ईयर का फिस्कल डेफिसिट है, उसमें से आप अगर माइनस कर देंगे इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोइंग्स। देखिए, आप खुद सोचिए, जो आपका इस बारी रेवेन्यू आया है, लेकिन पिछले साल आपने कुछ लोन लिए थे, तो उसको उसकी इंटरेस्ट तो पेमेंट करनी है ना इस साल, तो उस रेवेन्यू में से ही करेंगे ना इस साल के। ठीक है, और फिर जब आप इसको माइनस कर देते हैं तो फिर आपके पास असल आ जाता है, अच्छा बाकी और बोरोइंग्स करने के लिए कितना बचा है, बाकी और वेलफेयर स्कीम्स के लिए कितना बचा है स्पेंड करने के लिए हमारे पास। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट में से जब हम प्राइमरी डेफिसिट, यानी कि वो इंटरेस्ट जो जाना ही जाना है उसको मत काउंट कीजिए, अब क्या करना है इस साल के लिए वो बताइए, वो होता है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि प्राइमरी डेफिसिट यहाँ पे बढ़ा फिर कम हुआ, इट इज ऑल्सो कमिंग डाउन, लेकिन ऑफकोर्स फिस्कल डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट से ज्यादा। अरे देखिए ना, खुद सिंपल सी बात है, फिस्कल डेफिसिट में से प्राइमरी डेफिसिट माइनस कर रहे हैं तो ज्यादा ही है। खैर, इस पे एक लॉजिक है, पर आपको यही दिखना चाहिए, ग्राफिक से आपको याद रहेगा। ठीक है, अब हम कहाँ थे? सेंटर ऑन ट्रैक टू मीट नॉन टैक्स रेवेन्यू टारगेट्स। तो वही चीज़, जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज है हमारे पास, वो भी काफ़ी अच्छा उसका कलेक्शन हो रहा है और हम उसके टारगेट्स भी मीट कर लेंगे, ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 73.5% ऑफ बजटेड अमाउंट हैज़ बीन कलेक्टेड, तो जो हमने सोचा था कि इतना कलेक्ट करना है उसका 73.5% हमने कलेक्ट कर लिया है। ओके, कमिटेड टूवर्ड्स डिसइन्वेस्टमेंट, देखिए हम कमिटेड हैं डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ, है ना, उसमें कोई शक नहीं है, पर अब डिसइन्वेस्टमेंट भी तो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। देखिए 2000 डिसइन्वेस्टमेंट, आई होप आप जानते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, बट ऑल डिसइन्वेस्टमेंट्स आर नॉट प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, आप अपने कुछ शेयर्स बेचते हैं। ठीक है, तो वो चीज़, लेकिन प्राइवेटाइजेशन में ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है, मैनेजमेंट, ओनरशिप, एवरीथिंग। ठीक है, यू सेल ऑफ इट कम्प्लीटली ऑलमोस्ट, या फिर 51% से बहुत ज़्यादा दे देंगे तो इट लाइक प्राइवेटाइजेशन ओनली। ओके, 2015 से 2023 के बीच में गवर्नमेंट ने रियलाइज किया है एन अमाउंट ऑफ अबाउट रुपीज 4.07 लाख करोड़ एज प्रोसीड्स फ्रॉम माइनॉरिटी स्टेक सेल एंड स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, तो हमने बेसिकली इतने सालों में, 7 सालों के करीब में, 8 सालों के, हमने क्या किया है, 4.07 लाख करोड़ रुपये हमने कमाए हैं। ठीक है, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू ही है। ठीक है, तो और नॉन डेट रिसीट ही है। तो यहाँ से क्या क्या करके, माइनॉरिटी स्टेक सेल करके हमने 10%, जो 51% से कम वाले शेयर्स होते हैं ना, उसे माइनॉरिटी स्टेक सेल ही कहते हैं, यानी कि 10%, 15% ऐसे बेच के। बाकी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी की है हमने कहीं में, यानी कि अच्छा खासा 51% के राउंड, यानी कि बेसिकली वोटिंग पावर जब मिल जाए ना किसी दूसरे इंसान को, जो आपने इतने शेयर्स बेच दी कि उसको वोटिंग पावर मिल जाए, उसे हम स्ट्रेटेजिक कह देते हैं। ठीक है, डिस्पाइट पैंडेमिक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, देखिए वही चीज़ इन्होंने कहा है कि पैंडेमिक आया, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आया, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं, सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स हैं, एंड ऑल ऑफ दैट, जो अभी हमने ताइवान क्राइसिस वगैरह के भी बीच में आशंकाएं आ गई थी, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी सरकार काफ़ी डिटरमाइंड है कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी को और एसेट मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी को फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। न्यू पब्लिक सेक्टर पॉलिसी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी, आपको पता भी होगा कि सरकार कहती है कि गिने चुने 4 सेक्टर्स हैं
जिसमें ही हम अपनी प्रेजेंट रखेंगे, बाकी सबको प्राइवेटाइज होना ही होना है, जैसे एटॉमिक एनर्जी में रखेंगे, टेलीकम्युनिकेशंस में रखेंगे, इस तरह की चीज़ों में, ठीक है, जो हम नहीं दे सकते। कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, कुछ कंप्लीटली कंज्यूमर कंसर्न्स हैं, उन तरह के सेक्टर्स में जैसे बैंकिंग, इस इंश्योरेंस, इसी में अपना प्रेजेंस रखेंगे, बाकियों में नहीं रखेंगे। एसेट मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी, हमने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन भी देखी थी, जिसमें क्या होगा कि जो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसे है कि बर्बाद पड़ी हैं, खाली पड़ी हैं, लैंड है, कुछ नहीं है, कंपनी खड़ी है, कोई काम नहीं होता वहाँ पे, एग्जाम्पल। तो उन तरह के उसमें से कुछ मोनेटाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने प्राइवेटाइज कर दिया। मोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि देखिए हम आपको दे रहे हैं, आप इसको चलाइए आके, ठीक है, इससे प्रॉफिट कमाइए, और जो बेसिकली रेंट वगैरह और इसका कुछ यूज करेंगे तो हमें भी दे देना, वो होता है मोनेटाइजेशन, ठीक है, जिससे पैसा आने लग पड़े। जो चीज़ अभी तक आपको पैसा नहीं दे रही, बंजर पड़ी है, ऐसे की ऐसी पड़ी है, वो चीज़ पैसा देने लग पड़े, उसे मोनेटाइजेशन कहते हैं। वो आपके पास ऐसे बहुत सारे एसेट्स होंगे सरकार के पास जो कर सकते हैं वो। परफॉर्मेंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो यूनियन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का क्या परफॉर्मेंस रहा। प्रैग्मेटिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, हमने बहुत ही सोच समझ के ओके अपनी एक्सपेंडिचर किया था, हमने कैलिब्रेटेड मैनर में, कैलकुलेटेड मैनर में। पहले हमने क्या किया, हमने जो मोस्ट वल्नरेबल लोग थे उनके लिए हम एक पैकेज लेके आए पैंडेमिक के समय में, क्योंकि उनको बेसिक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करना था। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने डोमेस्टिक कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना शुरू किया, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमें पता है ऐसी तरह की चीजें कल को फिर दोबारा हो सकती हैं। और अभी हमें क्रिटिसिज्म मिलेगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, इनको बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, इन चीजों पे काम करना, केपेक्स बढ़ाना बहुत जरूरी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म एसेट्स, क्योंकि इसी से हमेशा सप्लाई चेन्स रेजिलिएंट रहेंगी, इसी से इंश्योर किया जा सकता है कि इन्फ्लेशन कभी भी इतना दोबारा बढ़े ही ना। ऑल्दो हमने तो इतना इन्फ्लेशन देखा ही नहीं जितना सो कॉल्ड एडवांस्ड इकोनॉमीज ने देखा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 2% इन्फ्लेशन, 1.5% इन्फ्लेशन से ज्यादा ना देखा हो, अचानक से वो 11.5% इन्फ्लेशन देख रहे हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस, ईज ऑफ लिविंग क्राइसिस देख रहे हैं, जिसकी वजह से जिनको यूके जैसी कंट्री जिन्होंने आके मास्टर किया इस समय पे भारत को, वो आज भारत उनको पीछे करके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाता है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा क्राइसिस आया उनके पास। ओके, तो ओके, यहाँ पे एक और चीज लिखी है, जब क्राइसिस आया तो काउंटर सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी मेजर्स लेना बहुत जरूरी। काउंटर सिक्लिकल क्या होता है, अगेन हम ये चीज अपने विजन आईएएस की वीडियोस में भी मैंने बहुत इजीली आपको समझाया था, बट अगेन तो देखिए, फिस्कल पॉलिसी तो आप समझ गए होंगे कि जो टैक्स बढ़ाना, टैक्स कम करना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इधर उधर करते रहना, बोरोइंग करते रहना, ये सारी चीजें जो भी आपके पास पॉलिसी टूल्स हैं। तो लेकिन सिक्लिकल क्या होता है, सिक्लिकल होता है कि फॉर एग्जाम्पल स्लो डाउन है, ठीक है, स्लो डाउन चल रहा है, कुछ नहीं है, रिसेशन सॉर्ट ऑफ हमें चीजें दिख रही हैं, ठीक है, तो हमने वो एक साइकिल है, उसका एक फ्लो है, नेगेटिव डायरेक्शन का फ्लो है। तो अब सरकार क्या करेगी, यहाँ पे उन्होंने कहा अरे अब से कल हम 5% टैक्स लेते थे, आज से 15% टैक्स लेंगे, क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू नहीं आ रहा, स्लो डाउन है, तो हम क्या करें, हम क्यों अपना बजट यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट बढ़ा दें और आपको वो करते हैं, कल से 15% टैक्स। तो आपने क्या किया, जो स्लो डाउन था उसको आप रिसेशन में ले जाएंगे, जो साइकिल का फ्लो था उसमें चले गए, उसको काउंटर करेंगे ना। जब स्लो डाउन है तो आपने क्या किया, अपने टैक्सेस कम कर दिए। Come on, people, you are people. We give you more money, we give you more liquidity, you go and spend it, demand things so that we produce them, and then हमने काउंटर करके साइकिल को बचा लिया अपनी इकोनॉमी को, ठीक है। तो ये पैंडेमिक जैसे समय पे करना बहुत जरूरी, जो हमने किया पर कैलिब्रेटेड मैनर में किया। केपेक्स बाय द सेंटर, आप जानते हैं सेंटर का जो केपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इट इज स्टेडीली इंक्रीज्ड। इफ दिस वर्ड इज रिटन इन योर प्रीलिम्स, डू नॉट बी कंफ्यूज्ड एंड मार्क इट रॉन्ग, क्योंकि स्टेडीली ही इंक्रीज, अचानक से बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है केपेक्स में, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे लिखी है, ओके। राइजिंग शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, 19% टोटल एक्सपेंडिचर में से जाएगा, यहाँ पे 15.6%, 12%, तो क्या स्टेडीली इंक्रीज ही है ना। तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। और यहाँ पे अगर हम लॉन्ग टर्म एवरेज जो हमारा चल रहा था 2009 से 2020 के 1.7% ऑफ जीडीपी हुआ करता था, अभी क्या कर दिया हमने 2022 में 2.5% जीडीपी कर दिया 1.7% से। उसको हम फर्दर हमने सोचा है कि 2023 में 2.9% ऑफ जीडीपी, 1.7, 2.5, 2.9। साथ ही में खुद ही नहीं, केंद्रीय सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने ऐसे ऐसे जो स्पेशल असिस्टेंस हमने देखी थी देनी शुरू की, इंटरेस्ट फ्री लोन ये कि आप भी केपेक्स करिए। अरे मतलब है तो सब स्टेट ना, सेंटर कहाँ है,
सेंटर तो कुछ नहीं है, सेंटर का कौन सी वो आप देखते हैं मैप पे बना हुआ है तो सब कुछ स्टेट, तो सेंटर अकेला नहीं कर सकता सब कुछ, ये आपका फिस्कल फेडरलिज्म में आएगा आगे, ठीक है। तो सेंटर ने कहा कि ठीक है हम आपको कहेंगे कि आप और बोरो कर सकते हैं, लेकिन ये बोरोइंग है ना वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगाइए, कैपिटल बनाने में लगाइए, क्योंकि अल्टीमेटली स्टेट ही तो भारत है ना। तो ये चीज केपेक्स लेड ग्रोथ, Union government had budgeted an unprecedented rupees 7.5 lakh crore for capital expenditure, जिसमें से 59.6% स्पेंड हो चुका है। ओके, सेंटर अनाउंस सेवरल इंसेंटिव्स टू बूस्ट स्टेट केपेक्स, तो जैसे कि हमने देखा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स, जो 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स हमने देखे, जिसमें से केपेक्स लिंक्ड जो हमने देखा। तो देखिए अगर मैं आपको, हमने वैसे देखा था बट अगेन जो हम कह रहे हैं स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये हमने देखा था, जिसमें क्या होगा कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट नहीं भरना आपको, पर आप दिस इज गिवन टू यू फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स ओनली। ओके, तो आप जानते हैं 2022-23 के लिए तो रुपीज 1 लाख करोड़ दिया गया था स्टेट्स को, ये बात आपको याद होगा। लेकिन आपके लिए देखिए जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कौन से तरह के प्रोजेक्ट्स एलिजिबल हैं, है ना, कैपिटल प्रोजेक्ट्स कौन से तरह के इसके लिए एलिजिबल हैं। न्यू भी हो सकते हैं, ऑन गोइंग भी हो सकते हैं प्रोजेक्ट्स जो इनके लिए एलिजिबल हैं, या फिर अगर आप पेंडिंग बिल्स हैं कोई ऑन गोइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स उनको सेटल करना चाहते हैं वो भी एलिजिबल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। साथ ही में अगर कोई आपका ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए फंडिंग जो आपको एलोकेट की जा रही है आपकी स्टेट को उससे ज़्यादा लगेगी, लेकिन आपकी वो प्रेफरेंस है, प्रायोरिटी है और सरकार भी इसे समझेगी, वो आपके लिए कुछ करके हेल्प करेंगी, एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किस तरह के कैपिटल वर्क, जैसे पीएम गति शक्ति, जैसे पीएम गति शक्ति रिलेटेड एक्सपेंडिचर, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जैसे डिजिटाइजेशन के इंसेंटिव्स हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल है, अर्बन रिफॉर्म्स है, गवर्नेंस रिलेटेड रिफॉर्म्स, म्यूनिसिपैलिटी रिलेटेड रिफॉर्म्स, मतलब अर्बन रिफॉर्म्स में आता है, डिसइन्वेस्टमेंट में, मोनेटाइजेशन में। लेकिन कुछ चीज़ें एलिजिबल नहीं है, वो प्रोजेक्ट्स जिनका जो कैपिटल आउटले है इट इज़ लेस देन ₹5 करोड़, बट फॉर नॉर्थ ईस्ट इट इज़ 2 करोड़। 5 करोड़ से नीचे वाले तो बहुत ही छोटे प्रोजेक्ट हैं, इनको हम नहीं दे सकते। साथ ही में रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल आउटले। क्या आप कहें कि अरे सर इसमें तो 7 करोड़ लग रहा है, 5 करोड़ से भी कम भी नहीं है, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए हमें पैसा दे दो, आप कहेंगे नहीं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आप खुद करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिखी है, इंटरेस्ट पेमेंट्स, मेजर सब्सिडीज, सैलरीज ऑफ, यहाँ पे लिखी है कि जो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स हैं सेंटर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, कहाँ रेवेन्यू जाते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है जो हमने लिया होता है, ठीक है, मेजर सब्सिडीज में चला जाता है, सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में चला जाता है, पेंशन में, डिफेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ट्रांसफर टू स्टेट में। ओके, तो ये चीज़ एंड अलाउज लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसीलिए रीप्रायोरिटाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड रैशनलाइजिंग सब्सिडीज आर एसेंशियल टूल्स, क्योंकि इतना जाना ही जाना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पैसा देना ही देना है, पेंशन देनी ही देनी है, डिफेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना ही होना है, जो लोन लिया है उसको इंटरेस्ट पे करना ही करना है, तो बड़ा कम फ्लेक्सिबिलिटी। इसीलिए क्या रीप्रायोरिटाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड रैशनलाइजिंग सब्सिडीज का, सब्सिडी कम करना बहुत ज़रूरी है, तो ये एसेंशियल टूल्स हैं आपके पास। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, एंड फुलफिल रीडिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पे भी सब्सिडाइज कम तो करना है, पर आप समझ रहे हैं जैसे अभी क्या हुआ कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को डिसबैंड करके आपने क्या किया, नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है ना, तो एनएफएसए 2013 का, उसी में आपको फ्री फूड ग्रेन मिलेगा टिल 2023। तो दिस इज रैशनलाइजिंग, आपका एक्सपेंडिचर कम हुआ है पर आपने सब्सिडी देना लोगों को नहीं छोड़ा, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूटिव इम्पेरेटिव्स जो हमारा संविधान कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ठीक है, कि इनकम इनक्वालिटी नहीं होना चाहिए, ये आपका रीडिस्ट्रीब्यूटिव इम्पेरेटिव है मिस्टर गवर्नमेंट, दिस इज योर। तो ये डीपीएसपीज जो आप पढ़ते हैं उसमें लिखा है, राइट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट वाज ब्रॉट डाउन फ्रॉम, ओके, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हुआ है केंद्रीय सरकार का 15.6% ऑफ जीडीपी से लेके अब 13.5% ऑफ जीडीपी 2022 में। ठीक है, क्यों हुआ है, क्यों कर पाए हैं हम, लेड बाय रिडक्शन ऑफ सब्सिडी एक्सपेंडिचर। आपके लिए ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्सिडीज यूजुअली पिछले साल में बहुत बढ़ी है, न्यूज़पेपर में हम हर जगह फर्टिलाइजर सब्सिडी, फूड सब्सिडी से रिलेटेड क्रिटिसिज्म ही देख रहे थे। तो आपको ये लग सकता है कि सब्सिडी एक्सपेंडिचर बढ़ा होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने
कम डिक्लाइन देखा है वो सब्सिडी एक्सपेंडिचर का रिडक्शन की वजह से ही देखा है, फ्रॉम 3.6% ऑफ जीडीपी इन 2021 टू 1.9% ऑफ जीडीपी इन 2022. If say you get a full-fledged mains का question on subsidy, start with this data, okay, that the union government decreased its subsidy expenditure from 3.6% of GDP in 2021 to 1.9% of GDP in 2022. ओके, हायर फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी रिक्वायरमेंट अरोज, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी है कि फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी रिक्वायरमेंट देखिए अचानक से बढ़ गई है ना, क्योंकि जियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट था, लीडिंग टू यूटिलाइजेशन, और जो हमने बजट एक्सपेंडिचर किया था उससे पहले तो हमें नहीं पता था रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, तो जो हमने उससे उस समय वाला बजट उससे पहले जस्ट आया ही था जो है ना, तो आपको याद है ना कि फरवरी 24 में जब इन्वेजन हो गया तो फरवरी 1 को आया होगा बजट, तो जो हमने उसमें किया उसका 94.7% हमने नवंबर तक खत्म भी कर दिया, तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग सकता है मे बी. Interest payments had a stable ratio of non-debt receipts and revenue expenditure during pre-pandemic year. तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी है कि interest payments जो थे वो had a stable ratio of non-debt receipts and revenue expenditure during, okay, जो इंटरेस्ट पेमेंट हम कर रहे थे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्टेबल ही रहता था हर साल. अगर हम देखें प्री पैंडेमिक कितने भी साल देख ले तो उतना जाता ही जाता था इंटरेस्ट पेमेंट, उतना हम लोन नहीं लेते ना, तो इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता भी नहीं है. तो वो लेकिन फिर जो इंटरेस्ट पेमेंट आनी होती थी सरकार के पास, हमने भी तो बहुतों को लोन दिया हुआ है तो उनसे भी तो हमको इंटरेस्ट पेमेंट आएगी, फिर केंद्रीय सरकार ने स्टेट्स को भी लोन दिया उनसे भी तो इंटरेस्ट आता ही है, तो वो स्टेबल ही था. लेकिन जब पैंडेमिक आया, आउटब्रेक हुआ उसका, फिर इंटरेस्ट पेमेंट्स एज ए प्रोपोर्शन ऑफ रिसीट्स इंक्रीज्ड ड्यू टू हायर गवर्नमेंट बोरोइंग्स. ओके, इन द मीडियम टर्म बायंसी इन रेवेन्यूज एग्रेसिव, ये आप ऐसे ना अपना कंक्लूड कर सकते हैं किसी बहुत अच्छे आंसर का, बहुत अच्छा कंक्लूजन है ये. इन द मीडियम टर्म बायंसी इन रेवेन्यूज, एग्रेसिव एसेट मोनेटाइजेशन, एफिशिएंसी गेन्स and privatization would help pay down the public debt, thus bringing down interest payments. Okay, तो ये चीज़. अब यहाँ पे बेनिफिट्स क्या है केपेक्स के वो आप खुद देख सकते हैं, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ऑफ कोर्स केपेक्स क्योंकि इतना, चलिए हम देख लेते हैं क्योंकि केपेक्स इतना वो बन चुका है ना कि केपेक्स हर जगह यही हो रहा है. सो यू मस्ट नो कि क्या होगा. strengthen aggregate demand, enhances long-term supply side productive capacity, ये हमने देख लिया. crowds in private spending in times of risk aversion. देखिए क्या होता है ना, जब प्राइवेट सेक्टर को पता है कि सरकार हमारे लिए अच्छी टैप फैसिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी यहाँ पे करवा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो है ना एक्सपेंडिचर, ये केपेक्स है. जब उन्हें पता है, प्राइवेट सेक्टर को पता है कि सरकार हमारे लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बना रही है, उनको पता है सरकार हमारे लिए ट्रांसपोर्ट और रोड्स बना रही है ताकि मार्केट के साथ डायरेक्ट लिंक हो, तो फिर कौन प्राइवेट सेक्टर नहीं करना चाहेगा, वो क्राउड इन करेंगे. If the government supports you that way, you will crowd in. Okay, the government is with us. We will set up our industries here. Okay. तो with resilient economic growth, continued revenue, तो ये चीज़ तो हमने देख ली, हम well on track है. Major reforms क्या लिए गए हैं यूनियन बजट द्वारा over the last few years, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखिए. ओके, यहाँ पे ओके, हमारा जो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट है वो हमें बताता है कि हम ऑन ट्रैक है. मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी यानी कि अगले 3 साल का बेसिकली क्या फिस्कल इंडिकेटर है हमारे लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लिख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों के बजट में हमने कुछ ऐसे तरह के स्टेप्स लिए हैं, ये रिफॉर्म्स आप लिख के आ सकते हैं एज इट इज. इम्प्रूव फिस्कल ट्रांसपेरेंसी एंड रियलिस्टिक रेवेन्यू अजम्पशंस इन बजट, तो हमने रियलिस्टिक अजम्पशंस तो की है, जो इस बार के बजट में भी हमने देखा, पिछले साल के बजट में भी देखा, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो हुई है, जो एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग्स हैं वो हमने हटा दी है. ठीक है, तो वो हमने 2023 में कोई भी एक्स्ट्रा बजटेड जो बजटरी जो रिसोर्स हैं उसको एस्टिमेट ही नहीं किया 2023 में. एक्स्ट्रा बजटरी मतलब जो आप बजट में नहीं दिखा रहे, ठीक है, तो हुआ करता था ऐसे पहले. अगर हम देखें 2020 के केस में 1.4 लाख करोड़ थे जो यूनियन गवर्नमेंट की एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग्स थी, यानी कि क्या हो रहा है ना, ये फिस्कल डेफिसिट में इंक्लूड नहीं हो रहा, लेकिन है तो आपका फिस्कल डेफिसिट है ना, बोरो तो आप ये भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों को नहीं जा रहा, लोगों को नहीं पता, लोगों को लगेगा फिस्कल डेफिसिट 3% है, लेकिन एक्चुअल में क्या किया आपने, बजट में नहीं दिखाया, एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग्स कर ली, भरना तो वो भी आप नहीं है. तो लोगों का विश्वास तो तब होगा ना कि हमारी सरकार स्थिर है, स्टेबल है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट एक्चुअल में 3% है, ये नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा बजटरी बोरिंग्स हो रही हैं. वो हुआ करता था 2020 तक, तो 2020 में 1.4 लाख करोड़ था, फिर उसके बाद 2021 में 1.21 लाख करोड़, फिर उन्होंने एक ही बार करके ना काम खत्म किया सारा. 2022 के बजट में हमने देखा था कि उन्होंने कहा आज के बाद से अब ये फाइनल है कि 750 करोड़ रुपए यहाँ पे बस एक्स्ट्रा बजटरी बोरिंग हो गए, अगले साल से हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जो जो जिसके ड्यू है सब भर रही हूँ मैं, आज निर्मला सीतारमण जी ने कहा था. ठीक है, तो इससे ट्रांसपेरेंसी आती है.
आई थिंक ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव है। आप ट्रांसपेरेंसी में इस तरह के एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। ओके, डिसकंटिन्यूशन ऑफ नॉन प्लान एंड प्लान क्लासिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्या हुआ ना कि अब सीधी सी बात है, यहाँ पे प्लानिंग कमीशन थी पहले, प्लानिंग कमीशन के बाद क्या आया, नीति आयोग आया। जब प्लानिंग कमीशन को डिसबैंड कर दिया 2016 में, ठीक है, तो जब 2016 में इसको डिसबैंड कर दिया तो फिर क्या होना था, तो प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को भी डिसबैंड करना था। प्लान एक्सपेंडिचर क्या हुआ करता था, जो प्रोडक्टिव चीज़ों पे, यानी कि एसेट क्रिएशन वगैरह पे प्लानिंग कमीशन बताती थी कि इस साल हमने बेसिकली करना है। ओके, तो लेकिन नॉन प्लान होता था, उस समय कहा जाता था प्रोडक्टिव नहीं होते वो वाली जगहें, जैसे सब्सिडी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, इन जगहों पे तो वो एक्सपेंडिचर अलग से होता था। लेकिन फिर एक कमिटी बैठी थी, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से, सी रंगराजन कमिटी, जिन्होंने 2011 में सजेस्ट किया, रेकमेंड किया कि रिमूव कर दीजिए ये जो डिस्टिंक्शन है प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के बीच में। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब प्लानिंग कमीशन को डिसमेंटल किया गया तो फिर नीति आयोग आया, फिर प्लान का सिस्टम ही खत्म हो गया ना, हम वो चीज़ खत्म हो गई यहाँ पे, तो इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन थी इसको भी डिस्बैंड कर दिया गया। लेकिन फिर आप यहाँ पे सोचेंगे कि देखिए वो तो 2016 में बन गई थी, तो हमें 2016 के बजट में क्यों नहीं देखा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का जो डिस्टिंक्शन खत्म होता हुआ, क्योंकि एक 12th 5 ईयर प्लान था 2012 से 2017 तक जो खत्म होना था। तो हमने कहा कोई बात नहीं, 2017 तक का तो प्लान जो है वो तो खत्म होने देते हैं, 2018 से आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। तो ये अपना थोड़ा सा प्रीलिम्स में ऐसे आपको ट्रिक करने की कोशिश करेंगे। पता है क्या, अगर बाई चांस आ जाए कि विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लान एंड नॉन प्लान क्लासिफिकेशन, वो 2000 नीचे डेट्स दी होंगी, ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन। तो कैसे भी आ जाते हैं कि कौन सी बेसिकली ईयर से ये डिस्टिंक्शन खत्म हुई थी। 2016 जानबूझ के आपको दिया होगा, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग किया गया था। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि एक 12th 5 ईयर प्लान बाकी था जो 2017 तक होना था कंप्लीट, तो आप वो मार्क करके आएंगे। ऐसे ही तो ऑप्शंस बनाए जाते हैं ना, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओके, वैसे ही क्या हुआ था, मर्जर हुआ था रेलवे बजट और मेन बजट का। पहले रेलवे बजट अलग से निकाला जाता था, मेन बजट अलग से निकाला जाता था। तो 2018 के इसमें हमने बेसिकली ये भी चीज़ देखी थी। तो देखिए क्या होता था ना, अगर हम थोड़ा सा इससे पहले की बात करें, इफ़ आई जस्ट रीड इट फास्टली, कि क्या लिखा है यहाँ पे फास्टली, a holistic picture of the government's financial position, facilitating multi-modal transport planning between highways. Okay, ये important नहीं है, पर आपके लिए ये important है जानना कि इससे पहले क्या होता था कि रेलवे कन्वेंशन कमेटी होती थी एक, आरसीसी। ठीक है, तो वो क्या होता था कि उसमें 18 मेंबर होते थे, 12 फ्रॉम लोकसभा, 6 फ्रॉम राज्यसभा। ठीक है, तो उसमें वो लोग रेकमेंड करते थे। इसको 1949 में बनाया गया था ऑफ कोर्स, ये आरसीसी को, और इनका प्रिलिमिनरी रोल यही था कि आप बताएं कि क्या एग्जाम्पशन देनी है, क्या पेमेंट किस तरह से होनी है, और आपने डिविडेंड कितना पे करना है सरकार को। क्योंकि देखिए आपको अलग से एक्सपेंडिचर दिया जा रहा है, आपका एसेट क्रिएशन किया जा रहा है, टैक्स ले किए जा रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, तो आपको भी तो कुछ देना है ना डिविडेंड ला के। तो ये चीज़ बेसिकली उन्होंने कहा, पहले डिविडेंड होता था, तो फिर जब ये मर्जर करिए तो इससे क्या अच्छा होगा पता है, ये अच्छा ये होगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए बहुत बार रेलवेज लॉस में थी, लेकिन डिविडेंड देना ही देना है। कैसे डिविडेंड देंगे आप खुद सोचिए। तो ये जो उन्होंने अब इस बार 2018 के बजट से कहा कि अरे आपको कोई डिविडेंड नहीं देना, आपको हम एग्जेम्पशन देते हैं। तो इससे क्या होगा, जो एग्जेम्पशन या डिविडेंड पेमेंट की मिली, इट वुड बी इन्वेस्टेड इन ट्रैक रिन्यूअल, मे बी मेंटेनेंस, स्टेशन इंप्रूवमेंट, पैसेंजर एमिनिटीज, डिजिटलाइजेशन, टिकट इम्प्रूवमेंट, रेट इम्प्रूवमेंट, रैशनलाइजेशन, बहुत सारी चीज़ों पे यहाँ पे उसको लगाया जा सकता है। ओके, अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बहुत अच्छा रिफॉर्म है, शिफ्टिंग द डेट ऑफ बजट टू 1 फरवरी। पहले क्या होता था फिर बजट, अब हम 1 फरवरी से देख रहे हैं, तो इससे पहले क्या होता था, इससे पहले जो आई थिंक लास्ट वर्किंग डे होता था ना फरवरी का, उस समय फिनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बजट लेके आती थी। लेकिन अब क्या होता है कि लास्ट वर्किंग डे नहीं, February 1 को, क्योंकि जब सारा काम खत्म हो जाए, जो वोटिंग होनी है पार्लियामेंट में, ये सब कुछ एलोकेशन, फिनेंस बिल, एप्रोप्रिएशन बिल, ये सब कुछ काम खत्म हो जाए, इससे पहले कि जो नया फिनेंशियल ईयर है वो अप्रैल में शुरू हो। ठीक है, तो आप February एंड से 1 महीना पहले अगर कर रहे हैं, 28 दिन पहले, तो दैट इज अ गुड थिंग। ओके, अर्ली कंप्लीशन ऑफ बजट साइकिल, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, बेटर प्लानिंग एंड ऑल्सो बेटर एग्जीक्यूशन। ओके, तो यानी कि जो आप उसके बाद टाइम लगाएंगे सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए, तब तक सब कंप्लीट हो चुका होगा। तो April 1 से आपने बस बिगिन करना है उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन। ठीक है,
ओवरव्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फिनेंसेस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट डेफिसिट भी कंसोलिडेट हुआ है, मॉडरेट हुआ है, ये चीज आपको याद रखनी है। उनके भी ऑफकोर्स पैंडेमिक के समय पे हुए थे हिट, बट देन ऑफकोर्स इट बिकेम फाइन। द कंबाइंड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट ऑफ द स्टेट वाज ब्रॉट डाउन टू 2.8% इन फाइनेंशियल ईयर 2022, लेकिन जीडीपी का 4.1% था उनका फिस्कल डेफिसिट 2021 में। तो यहाँ पे द कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो फॉर स्टेट्स हैज बीन बजटेड, तो 3.4% हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2003 का हम अटेन कर लेंगे टारगेट। स्टेट्स हैड अनयूटिलाइज्ड, ओके, तो देखिए आप जानते हैं जब पैंडेमिक आया था तो हमने सीलिंग बढ़ा दी थी। आप एफआरबीएम एक्ट जानते हैं 2003 का, तो उस एक्ट के तहत स्टेट्स को अपना फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करके रखना है 3%। लेकिन जब पैंडेमिक आया तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, पैंडेमिक ये नई चीज़ है, हमें भी नहीं पता क्या है, तो आप 5% तक आपको हम छूट देते हैं, इतनी आपकी सीलिंग है, यू कैन बोरो। 2021 की बात है, 2022 में हमने कहा अभी पैंडेमिक रिकवर नहीं हुआ है, 4% तक की हम आपको छूट देते हैं, यू कैन बोरो। लेकिन 2023 में क्या होगा, हमने 3.5% तक की उन्हें छूट दी है। 3% है ना वैसे जो एक्ट कहता है, लेकिन हमने कहा 3.5%, और ये जो एडिशनल 0.5% आप जानते हैं कि हमें केपेक्स में लगाना है, ठीक है, ये बात आप जानते हैं। तो वो उनको हमने इस बार लिखा है कि यू कैन बोरो 0.5% और हम देते हैं आपको। द कैपिटल आउटले फॉर स्टेट्स, ओके, दिस वी हैव डन। देखिए सरकार ये कहती है, फिस्कल फेडरलिज्म यहाँ से शुरू हो गया वैसे आपका, कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म ड्राइव्स अ वेल टारगेटेड फिस्कल पॉलिसी, स्टार्ट विद इट, वेरी नाइस, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टेट्स के केस में स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू बायंसी उनकी भी थी, सेंटर ने भी सपोर्ट किया उनको, स्टेट्स को जो उनकी पेमेंट्स थी वो टाइम पे रिलीज की, जीएसटी कॉम्पनसेशन पेमेंट्स उनको टाइम पे दी, इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए वो 50 साल वाले, वो भी हमने देखा। शू राइट अबाउट दीज इन पॉइंट्स, ऑफ कोर्स जीएसटी कॉम्पनसेशन पेमेंट्स एक पॉइंट बनता है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स वाला वो स्पेशल असिस्टेंस एक पॉइंट बनता है, ठीक है। ट्रांसफर्स फ्रॉम सेंटर टू स्टेट अकॉर्डिंग टू वो जो हमारी फिनेंस कमीशन बनाती है आर्टिकल 275, वो एक पॉइंट बनता है, ठीक है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में जो पैसा जाता है स्टेट्स को वो एक पॉइंट बनता है, तो ये आप इस तरह से लिखेंगे। हाँ, तो टोटल ट्रांसफर्स टू स्टेट्स हैव रिजन, तो ये आपके लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। 2019 से 2023 के बीच में टोटल ट्रांसफर्स टू स्टेट्स को गया है केंद्रीय सरकार के द्वारा, इट हैज रिजन, सपोर्टिंग द जीएसटी कॉम्पनसेशन पेमेंट्स ड्यूरिंग द क्राइसिस, वही सारी चीजें यहाँ पे घुमा फिरा के लिखी आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि जो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, जो हम बाहर से लेते हैं, यानी कि जो बोरो करते हैं हमारी केंद्रीय सरकार, उसमें से यानी कि एक्सटर्नल लायबिलिटी सिर्फ 4.9% है टोटल पब्लिक डेट की, चाहे उसमें आप समझ रहे हैं पूरे पब्लिक डेट, जिसमें बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का भी डेट होता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी डेट होता है, पर स्टेट गवर्नमेंट तो बाहर से बोरो नहीं करती, बट स्टिल तो जो उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटी है वो 4.9% है, तो करेंसी रिस्क नहीं है, ठीक है। डॉलर में वापस नहीं करना क्योंकि बहुत कम है, जो करना थोड़ा बहुत ही करना है, लेकिन जो इंटरनल लायबिलिटी है 95.1% है, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पे करेंसी रिस्क नहीं है हमारे पास, मैक्सिमम यही से है, मेजोरिटी। अ पार्ट ऑफ द एडिशनल बोरोइंग वाज लिंक्ड टू रिफॉर्म्स, जैसे कि हमने देखा जो हमने 5% पहले अलाउ किया, तो उसमें से हमने कहा कि कुछ कुछ चीज़ें आप रिफॉर्म कर दीजिए, बाकी जो पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स थे, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। पावर सेक्टर में देखिए, अब फिनेंस कमीशन ने कहा है 0.50% जो है जो हमने इस बार के लिए छूट दी है, वो बेसिकली पावर सेक्टर के लिए देनी है। पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स होंगे तो एडिशनल बोरोइंग कर सकते हैं, और हर साल के लिए दी जाएगी 2024-25 तक, ये फिनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया है, ओके। तो ये तो हमने देख लिया। डेट प्रोफाइल ऑफ द गवर्नमेंट, ये हमने देख लिया, ठीक है। ग्लोबल गवर्नमेंट डेट, अब क्या है, आईएमएफ कहता है कि ग्लोबल हर गवर्नमेंट का जो डेट है, ग्लोबल पब्लिक डेट जो है वो 91% ऑफ जीडीपी है 2022 के लिए, ठीक है, प्री पैंडेमिक लेवल से 7.5% ऊपर। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है, हम काफ़ी स्टेबल है, अभी हम देखेंगे 80s में आता है, 80% में, ओके। टोटल लाइबिलिटीज यूनियन गवर्नमेंट आपके लिए सारी की सारी ही बेसिकली एक पॉइंट बन जाता है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। सॉवरेन एक्सटर्नल डेट इज एंटायरली फ्रॉम ऑफिशियल सोर्सेज, बहुत अच्छी बात है कि जो हमारी सरकार एक्सटर्नली डेट ले भी रही है, बाहर से बोरो कर भी रही है, वो ऑफिशियल सोर्सेज से कर रही है, यानी कि हमारी जो वॉलेटिलिटी आती है, अगर आप इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से बोरो करते हैं,
तो वो नहीं है, ठीक है। ऑफिशियल सोर्स में सरकारों से ले रही है, उनके सेंट्रल बैंक से ले रही हैं, ठीक है, नंबर 1। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 2 के हाँ, हम जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे प्राइमरली बोरो कर रहे हैं, इन बहुत ज़्यादा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे नहीं या इंटरेस्ट रेट पे, तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी नहीं है, साथ ही में करेंसी रिस्क तो है ही नहीं, ये चीज़ हमने देख ली। और हमारे जो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म हम लोन नहीं ले रहे लेस देन 5 साल वाले, क्योंकि इसलिए हमारी जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है वो कम है, ज्यादा नहीं है। इट्स गुड, एवरीथिंग इज गुड हमारे डेट से रिलेटेड। अब पॉजिटिव, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इंटरेस्ट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल, जो एक क्वेश्चन हमने देखा था आईजी, है ना, IGRD, तो वो हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, तभी गवर्नमेंट डेट सस्टेनेबल होता है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, इंटरेस्ट रेट में से अगर आप ग्रोथ माइनस करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बड़ा है और ग्रोथ छोटी है तो पॉजिटिव आएगा, और मतलब इंटरेस्ट रेट आपने इतना बोरो किया हुआ है कि आपके इंटरेस्ट रेट ऑब्लिगेशन इतनी ज्यादा है, ग्रोथ उतनी हो नहीं रही, जहां से आप पैसा लाके रेवेन्यू लाके इंटरेस्ट रेट पे करेंगे, तो बकवास, आपका डेट सस्टेनेबल नहीं है। ओके, तो इसीलिए पॉजिटिव IRGD जो होता है, IGRD, वो गलत है, वो डेट अनसस्टेनेबल बताता है, लेकिन नेगेटिव IRGD डेट सस्टेनेबल बताता है। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे बहुत स्मार्ट है, उन्होंने यहाँ क्या किया है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट के आगे ग्रोथ लिख दिया है, ग्रोथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। तो ये आपकी प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नेवर नो किस तरह से आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो क्योंकि बच्चे इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ के जाएंगे कि ग्रोथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल पॉजिटिव है तो डेट सस्टेनेबल है, उधर जाके उनको लगेगा यही शब्द है इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल, अगर उस पर क्वेश्चन आ गया तो फिर वो पॉजिटिव वाला सही मार्क करके आएंगे, जबकि वो तो नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंपल लॉजिक है, जैसे हमने इंटरेस्ट रेट में से ग्रोथ वहां पे माइनस किया था, यहाँ ग्रोथ में से इंटरेस्ट रेट माइनस कर दो, जब पहला शब्द ग्रोथ आ गया तो वो तो पॉजिटिव ही होना चाहिए। जब ग्रोथ बड़ी है, इंटरेस्ट रेट उसमें से छोटा है और माइनस हो रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब डेट सस्टेनेबल है, ठीक है। ग्रोथ इतनी कर रहे हैं कि कोई फर्क नहीं है, कितना भी डेट लेते रहो, ग्रोथ उससे ज्यादा है ना तो हम सब पे कर देंगे, ये चीज है बस यहाँ पे। ओके, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। हमारे बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में देखिए, जो डेट टू जीडीपी रेशियो कितनी सही है 2005 से 2021 के बीच में, अगर हम देखें आप, ये आई थिंक जापान है, जापान में 174% से 263% चली गई। हमारे केस पे वेयर आर वी, इंडिया 81% 84%, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ओके, तो मतलब हमारा डेट इज फाइनिश। ओके, द जनरल गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो। ओके, तो यहाँ पे लिखा है जो जनरल गवर्नमेंट डेट है, डेट टू जीडीपी रेशियो है, वो इंक्रीज हुआ फ्रॉम 75.7% 2020 में टिल बेसिकली हम 2021 89.6% चला गया। लेकिन हम इसको एस्टिमेट करें कि डिक्लाइन हो जाएगा 84.5% ऑफ जीडीपी बाय एंड मार्च 2022। The emphasis on capex led growth will enable India to keep the growth, वही चीज, क्योंकि हम इतना capex led growth को कर रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म, ये जो हमारा ग्रोथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है वो पॉजिटिव रहेगा, तो हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स सस्टेनेबल रहेंगे। रेजिलिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ, वही चीज यहाँ पे लिखी है कि पिछले 15 सालों से, तो इसमें उन्होंने पिछली सरकार को भी इंक्लूड किया है, ठीक है। तो पिछले 15 सालों में तो आप ये नंबर आ सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे बहुत रेयरली ये चीज करती है, ठीक है। तो आपको लगेगा हर चीज 8 साल के कंपैरिजन में ही है करंट गवर्नमेंट की, तो आप गलत मार्क करके आ सकते हैं 15 साल वाली चीज, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ पिछले 15 सालों में ही इस तरह की है कि पॉजिटिव ग्रोथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल आ रहा है, तो ये चीज। तो जो ओनली मॉडेस्ट इंक्रीज हुआ था, बहुत कम इंक्रीज हुआ था इंडिया के जनरल गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो में, बहुत ही कम, ठीक है, बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन वो तो हमने देख लिया। एक कंक्लूजन भी सारे यहाँ पे लिखे हैं कि कितने सारे पॉलिसी रिफॉर्म्स आए हैं और ये सब कुछ। ओके, इफेक्टिव, अब देखिए बहुत अच्छा ये इनका एक इनिशिएटिव है, क्या है विजन आई है इसका, कि अभी हमने इकोनॉमिक सर्वे, तो इन्होंने बहुत अच्छा किया कि इकोनॉमिक सर्वे को थोड़ा लेट निकाला है, तो अब इन्होंने ये भी बता दिया। अच्छा, बजट क्या कहता है इस बारे में, तो बजट क्या कहता है ये देख लेते हैं। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज बीन बजटेड एट 4.5% ऑफ जीडीपी, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन गव, तो ऐसे आपका बजट भी कवर हो गया। इसके अलावा शायद ही आपको बजट अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, मतलब पढ़ सकते हैं आप, वो भी बहुत ब्रीफ ही है, खैर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यूनियन गवर्नमेंट का 4 गुना ज्यादा बढ़ गया है 2016 से लेके 2024 तक, ठीक है। तो 10 लाख करोड़ का हम बेसिकली देख रहे हैं केपेक्स। गवर्नमेंट विल कंटिन्यू, तो आप ये लिख के आइए, ठीक है, गवर्नमेंट विल कंटिन्यू द 50 ईयर
तो गवर्नमेंट ने कहा है कि वैसे तो देखिए हमने बोला था बस 1 ही साल के लिए देंगे, लेकिन हम इस साल के लिए भी कंटिन्यू कर रहे हैं आपको 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन देना स्टेट गवर्नमेंट्स को बाय 1 more year। और हमने सिग्निफिकेंट आउटले भी किया है ₹1.3 लाख करोड़ का। अगैन गुड। स्टेट विल बी अलाउड, क्योंकि अगर आपके प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ जाए कि जो स्पेशल असिस्टेंस ऑफ 50 year इंटरेस्ट फ्री लोन था, इट वाज डिसबैंडेड इन 2023, नो, इट हैज गिवन 1 more year। ओके, states will be allowed a fiscal deficit of 3.5%, वही थी 0.5% जो है पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में लगानी है। ये फिनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी और इस साल के बजट ने अपनाई। ठीक है, तो बजट को तो अपनाना होता है, फिनेंस कमीशन तो रिकमेंडेशन देता है, राइट। और अगर आप उसको नहीं अपनाते तो फिर आप पार्लियामेंट में बता दो आपने क्यों नहीं अपनाया, पर आप नहीं अपना सकते, ये भी आपके पास ऑप्शन है। यूनियन गवर्नमेंट इज ऑन द पाथ ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन एंड द टारगेटेड फिस्कल डेफिसिट टू बी बिलो 4.5%। तो हमने देखिए FRBM एक्ट पे हम हैं, लाइन पे चल रहे हैं, हम 4.5% तक अटेन कर लेंगे। 6.4% है ना, तो हम 4.5% को अटेन कर लेंगे 2025-26 तक। इतना तो हमें टाइम दीजिए ना, पैंडेमिक आया, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आया, ये चीज बजट कहता है। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रीसेंट ट्रेंड्स इन फिस्कल पोजीशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP हैज इंक्रीज ड्यूरिंग द लास्ट 2 years। कि फिस्कल डेफिसिट, ओके, हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इन फाइनेंशियल ईयर 2022 इंडिया प्राइमरी डेफिसिट, अब देखिए ये क्या लिखा है, 2022 में जो प्राइमरी डेफिसिट था वो फिस्कल डेफिसिट से ज्यादा था। बिल्कुल गलत, हमने देखा फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होता तो टू जहाँ पे भी ऑप्शन है वो तो ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ये चीज हमने देख ली। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP हैज इंक्रीज। अरे कैसे हो सकता है, अभी हमने देखा कि फिस्कल डेफिसिट 9.4% तक चला गया था और फिर उसके बाद अभी 6.7% और इस साल के लिए हमने 6.4%, तो ये भी गलत है। आंसर क्या है, ये नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, हाँ जी। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, तभी हमने इतना एम्फेसिस पे किया था कि शेयर कितना है यूनियन गवर्नमेंट की टैक्स प्रोफाइल में फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा GST तो नंबर 1 जिसमें नहीं है उसको तो एलिमिनेट कर दो पहले, GST सबसे ज्यादा। फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था कॉर्पोरेट इनकम टैक्स सबसे ज्यादा, इसके बाद तो 1 के बाद 3 आएगा, चलिए दोनों में ही 1 के बाद 3 है। फिर क्या है उसके बाद हमने देखा था सबसे छोटा क्या है, कस्टम्स, तो सबसे छोटा यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमने हटा दिया और ये हमारा आंसर है। ठीक है, और एक्साइज ड्यूटी से बड़ा है, सिंपल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डेट प्रोफाइल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2022। Okay, the total liabilities of the union government increased to over 70% of GDP. Okay, debt profile, fine, that's true. External liability accounts for more than, अरे कहाँ से 4.9% है ना एक्सटर्नल लाइबिलिटी, तो जिसमें 2 है वो तो गलत है स्टेटमेंट। पब्लिक डेट इन इंडिया इज प्राइमरली फ्लोटिंग, नो, फिक्स्ड, गलत, तो सही क्या है। ओके, which of the following could lead to an increase in non-debt receipts of the government। नॉन डेट रिसीट क्या होता है, जिसमें डेट नहीं आता। ठीक है, तो क्या हम देखते हैं नॉन डेट रिसीट्स इंक्रीज किससे होंगे, उसमें टैक्स भी आ सकता है, नॉन टैक्स भी आ सकता है, ये अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो अगर हमने क्या बोला, इंक्रीज चाहिए ना हमें, इंक्रीज इन नॉन डेट। ठीक है, तो हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन फ्यूल। तो जब हमने रिड्यूस कर दिया तो रिड्यूस करने से तो टैक्स घट जाएगा, तो जिसमें भी 2 है हमें तो देखे बिना ही आंसर मिल गया। ठीक है, with reference to GST consider the following statements। अब GST पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। एसेंशियल कमोडिटीज पे इतना हल्ला था इस बार, GST उससे रिलेटेड आ सकता है, GST काउंसिल से रिलेटेड, देयर इज सो मच इनटू GST जो हम डिस्कस करते हैं कितनी बार, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस GST कलेक्शंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव डिक्रीज्ड, ओह नो, नॉट एट ऑल, 15% से इंक्रीज हुआ है, तो गलत, हटा दो इसको। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, ओह नो, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर तो बहुत बुरी चीज है। आंसर, तो हमें एक्सप्लेनेशन से अपनी सारे आंसर्स मिल गए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, ओ मतलब हमारे आज का चैप्टर 2, वैसे चैप्टर 4। और इससे पहले हम मेंस के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 के, एज इंडिया मूव्स अपवर्ड ऑन द, okay, as India moves upward on the development trajectory, insurance and pension sectors will play an important role in its economic development। बहुत important है आपके लिए,
क्योंकि पेंशन पे हम ओपीएस एनपीएस में इतना डिफरेंस देख रहे हैं, हमने विजन आईएएस की मैगजीन में भी कवर किया उसे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। पेंशन से रिलेटेड ईपीएफओ का भी सीन चल रहा है, यू मस्ट नो इट। इंश्योरेंस से रिलेटेड हम देख रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस पे इतना ज़्यादा बवाल चल रहा है, तो इंश्योरेंस। तो देखिए यहाँ पे हम और पढ़ लेते हैं आगे। तो देखिए जैसे जैसे इंडिया डेवलप कर रही है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंश्योरेंस सेक्टर और पेंशन सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द पेनिट्रेशन ऑफ दीज टू सेक्टर्स इन रीसेंट पास्ट। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में भारत सरकार ने कौन से स्टेप्स लिए हैं ताकि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन, ज़्यादा लोग इंश्योरेंस ले और ज़्यादा लोगों को पेंशन मिले, इन दोनों के लिए क्या किया है रिसेंट पास्ट में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन इंटरनेशनल फिस्कल सेंटर? क्या होता है इंटरनेशनल फिस्कल सेंटर? एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस, इनका सिग्निफिकेंस बताइए और स्टेप्स बताइए भारत सरकार ने क्या लिए हैं कि हम अपने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर को भारत में डेवलप करें। ठीक है, तो इनको आप अपने दिमाग में रखिएगा। हम गिफ्ट सिटी वगैरह जब देखेंगे आपको हर चीज़ का आंसर मिल जाएगा। अब हम बाकी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, फिर हम प्रीलिम्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके बाद। ओके, द ईयर 2022 मार्क्ड द रिटर्न ऑफ हाई इन्फ्लेशन। तो देखिए आप जानते हैं 2022 में क्या हुआ कि इन्फ्लेशन वापस आ गई। ठीक है, हमें लगा था अब कुछ समय के लिए इन्फ्लेशन मतलब का जो सिनेरियो है वो सुधर गया है, पर इन्फ्लेशन केम बैक। ओके, तो ये चीज़ हमने देखी। व्हाट इज रिटन हियर? ओके, द ईयर 2022, जस्ट लेट मी हैव वाटर। ओके, तो ईयर 2022 में हमने बेसिकली हाई इन्फ्लेशन का रिटर्न देखा। मोस्ट इकोनॉमीज में 40 साल बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिन इकोनॉमीज ने पूरी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं कि 2% से 1.5% से कभी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, और उन इकोनॉमीज में हम 11.5%, 10% इन्फ्लेशन देख रहे हैं, तो वी सॉर्ट ऑफ saw this return which pushed the major central banks like Federal Reserve, द यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ओके, तो जिसमें क्या हुआ फिर, जो यूएस फेडरल रिजर्व था, यूरोपियन सेंट्रल बैंक था, बैंक ऑफ इंग्लैंड था, उन्होंने ऑफ कोर्स फिर अपने रेट्स को इंक्रीज किया, पॉलिसी रेट को इंक्रीज किया टू हिस्टोरिक लेवल्स, ताकि वो इन्फ्लेशन को कर्ब कर पाए। ठीक है, ताकि जो मनी सप्लाई है वो बेसिकली कम हो और इन्फ्लेशन कब हो सके। देखिए इन्फ्लेशन होती क्यों है? इन्फ्लेशन इसलिए होती है क्योंकि डिमांड सप्लाई मिसमैच हो जाता है। जब डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई उतनी है नहीं, है ना, तो फिर क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि जब थोड़ी सी चीज़ें हैं, एक अनार 100 बीमार। ओके, तो वो चीज़, तो डिमांड को मिसमैच कर, डिमांड को बेसिकली कम कर दो मनी सप्लाई कम करके, है ना। मॉनेटरी डेवलपमेंट्स, कमोडिटी प्राइसेस दे इंक्रीज ड्यू टू द इन्फ्लेशनरी प्रेशर फ्रॉम सप्लाई चेन्स नॉर्मलाइज। अब देखिए आप जानते हैं कि जो कमोडिटी प्राइसेस बढ़े, वो क्यों बढ़े? क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई थी। किसकी वजह से? रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो हमने देखा कि रशिया ने ऑयल रिलीज करना, नेचुरल गैस रिलीज करना, चलिए यहाँ पे हमने देखा। फिर उसके बाद जो ब्लैक सी ब्लॉकेड था, ब्लैक सी ब्लॉकेड हुआ, तो उसके वजह से व्हीट ग्रेन्स नहीं जा पाए, फूड नहीं जा पा रहा था, फर्टिलाइजर नहीं जा पा रहा था। ओके, जो उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ, तो उससे क्या होगा? सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई ना पूरी, तो हमने कमोडिटी प्राइस को ऊपर जाते देखा। एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इनिशिएटेड द मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी। तो हमने देखा कि एमपीसी ने क्या किया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है? इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3 आरबीआई के होते हैं, 3 गवर्नमेंट नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली डिसाइड करते हैं रेपो रेट क्या होगा, पॉलिसी रेट क्या होगा, जिसपे लोन्स दिए जाएंगे, किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा बैंक्स को, फिर बैंक्स आगे आपको लोन देगा। इसमें क्या होता है? इनको कम से कम एमपीसी के मेंबर्स को 4 बार मिलना होता है 1 साल में, और कोरम क्या है इनकी मीटिंग का? 4 मेंबर्स। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव कि 6 में से 4 मेंबर्स तो होने ही चाहिए कि एक मीटिंग हो और उसका कंक्लूजन एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, तो ये चीज एमपीसी ने क्या किया? एमपीसी ने टाइटन करना शुरू कर दिया अपने मॉनेटरी पॉलिसी को, साइकिल को। ठीक है, कैसे किया उन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ, व्हिच रिप्लेस्ड रिवर्स रेपो रेट एज द न्यू फ्लोर रेट ऑफ द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर। देखिए पहली बात तो, अब सारी बातें एक तरफ रख के
आपको सिंपली पता होना चाहिए कि LAF क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है। लिक्विडिटी कम ज़्यादा जब भी होती है उसको एडजस्ट करने के लिए, कम हो गई है तो उसको बढ़ाती है RBI, ज़्यादा हो गई है तो उसको कम करती है अब्जॉर्ब करके। तो ये कॉरिडोर जो है, ये पाथवे जो है RBI और बैंक्स के बीच में, उसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं, सिंपल। तो अब इस केस में यहाँ पे हमने क्या देखा है कि जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ने जब रिप्लेस कर दिया है रिवर्स रेपो रेट को एज द न्यू फ्लोर रेट, तो डिफरेंस क्या है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और रिवर्स रेपो रेट के? ये देखिए यहाँ लिखा है, हम अभी देखेंगे, डू नॉट वरी, ओके। लेकिन आपके प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे, जैसे कि मैंने आपको बताया, RBI शॉर्ट टर्म लोन देती है बैंक्स को, ताकि वो बैंक आपने लोन डिमांड किया तो आपको दे सकें। तो अगर RBI लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, रेपो रेट बढ़ा देगी, तो बैंक आपको पास ऑन करेंगे। बैंक कोई देवता तो है नहीं है कि वो कहेंगे कोई बात नहीं, हम लॉस उठाएंगे और आपको पैसा देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वही चीज़, तो उन्होंने आगे से लोन आपको बढ़ा के ही देना है इंटरेस्ट रेट पे। तो लेकिन जब RBI कम कर देती है रेपो रेट, तो फिर वो आपको वो भी ट्रांसफर करेंगे। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर करते हुए थोड़ी दिक्कत आती है, तो RBI को बार बार मॉनिटर करना पड़ता है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा ट्रांसफर। तो फिर वो आपको कम करके देते हैं, तो इससे लोन्स लेना ईजी हो जाता है और सस्ते मिलते हैं लोन्स। तो लेकिन रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा ही एक्सेस में लिक्विडिटी हो गई, तो RBI को अब्जॉर्ब करना है, राइट, अब्जॉर्ब करना है इस एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को। तो फिर वो क्या करती है, वो कहती है मिस्टर बैंक्स, इस कॉरिडोर में दोबारा आइए, और अब आपके पास बहुत सरप्लस लिक्विडिटी होगी है, कुछ यहाँ पे रखिए, अपना डिपॉजिट कर दीजिए मेरे साथ, मेरे पास जो सरप्लस आपके पास अमाउंट है, हम आपको डिपॉजिट रेट देंगे, आपको इंटरेस्ट रेट देंगे, ठीक है। तो ये चीज़, ये यूजुअली ऑफ कोर्स कम ही होती है, लेकिन RBI काफ़ी लिबरल है, वो जितना रेपो रेट देती है और जितना रिवर्स रेपो रेट देती थी उसमें इतना डिफरेंस नहीं होता था, अच्छा खासा, मतलब आप कह सकते हैं, ओके। तो ये यहाँ पे लिखा है। लेकिन अब फाइनली रिवर्स रेपो रेट को स्टैंडिंग डिपॉजिट, आप ध्यान रखिएगा, स्टैंडिंग, यहाँ पे डिपॉजिट शब्द आ रहा है ना, जो डिपॉजिट रेट हुआ, जैसे रिवर्स रेपो रेट था, वैसे ही ये भी एक रेट है। एटलीस्ट आपको बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए, आप वही ना समझ पाए कि इस पे लोन दिए जाते हैं आपको लगे, तो फिर आप गलत मार्क करके आ जाएंगे, वो तो फिर आपका कॉन्सेप्टुअल फ्लॉ हो गया बिल्कुल। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्यूमुलेटिव हाइट, तो ऑफ कोर्स हमने देखा कि पॉलिसी रेपो रेट भी बढ़ गया, SDF भी बढ़ गया, और MSF भी बढ़ गया, बैंक रेट भी बढ़ गया। आप बैंक रेट जानते हैं, बैंक रेट जब जो RBI है, जब बाकी बैंक्स को कमर्शियल बिल्स पे जब बेसिकली पैसे देती है या लोन्स देती है, तो उसे बैंक रेट कहते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी आप जानते हैं, जो एक रातों के रात बेसिकली जो ओवरनाइट लोन चाहिए हो, तो वो जिस रेट पे मिलता है उसे MSF कहते हैं, ठीक है। मनी सप्लाई, बोथ रिजर्व मनी एंड ब्रॉड मनी। अब देखिए हम पहले ना ये डिस्कस ही कर लेते हैं। रेपो रेट क्या होता है, जैसे कि हमने देखा, ये हम सब कुछ देख चुके हैं। तो देखिए में क्या होता है कि जब आप लोन ले रहे हैं, तो आप बदले में कोलेटरल भी तो देंगे ही ना RBI को। जब बैंक्स लोन ले रहे हैं, तो कोलेटरल के बदले में क्या कहते हैं, अच्छा मिस्टर बैंक्स, हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी हैं, हम आपको अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे देते हैं, उसके बदले में आप हमें क्या कीजिए, पैसा दे दीजिए। तो पैसा दे देते हैं, लेकिन साथ ही में क्या होता है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो उन्होंने दी है बैंक्स ने अभी के लिए RBI को, वो कहते हैं कि हम आपको रीपरचेज की भी ऑब्लिगेशन दे रहे हैं। रेपो का मतलब ही रीपरचेज ऑब्लिगेशन है, ठीक है, कि हमारी ऑब्लिगेशन है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम आपके पास अभी गिरवी रखा के जा रहे हैं, कल को हम इसको रीपरचेज करेंगे, वो भी हायर रेट पे, ठीक है। तो ये होता है रेपो रेट। अब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट क्या होता है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट और रेवेन्यू और जो रिवर्स रेपो रेट है, ये आपके लिए इन दोनों में डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी रिवर्स रेपो रेट की तरह ही आप अपना जो सरप्लस जो बैंक्स के पास लिक्विडिटी होती है, वो आप पार्क कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या है, आपको कोलेटरल नहीं देना। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि RBI को अब कोलेटरल के रूप में RBI लोन बोरो कर रहा है, रिवर्स रेपो रेट में उल्टा हो जाता है, ठीक है। ऑल्दो आप इसको कैसे भी देख सकते हैं, आप बैंक्स का डिपॉजिट भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे RBI को GSECs देने पड़ते थे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे SDF के केस में देयर इज नो नीड ऑफ कोलेटरल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो देखिए आप सुनिए, अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि जब कोई कोलेटरल नहीं जा रहा SDF में, ठीक है, और एक्सेस लिक्विडिटी को हम मेंटेन भी कर पा रहे हैं, तो मतलब इससे क्या होता है, कैसे मतलब ऐसे हो सकता है कि कैसे, मतलब जो RBI की बैलेंस शीट बनेगी उसमें एसेट लायबिलिटी मिसमैच, ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, मतलब वो कोई कोलेटरल दे ही नहीं रहे, डिपॉजिट आ रहा है उनके पास। आप ये सोच सकते हैं, और आपके प्रीलिम्स में भी आ सकता है। तो देखिए, जब हर एक SDF के लिए, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के लिए, ओके, हर एक SDF जब भी एक RBI एक बैंक के साथ करता है, तो हर एक SDF के लिए उनकी बैलेंस शीट में 2 एंट्रीज आती है,
ओके। एक होती है क्लेम्स, नेट क्लेम्स ऑन बैंक्स, और एक होती है करेंसी इन सर्कुलेशन, जो लायबिलिटी होती है आरबीआई की। ठीक है, तो ये दोनों ही साइड में जब आपने एक एक एंट्री कर दी तो आपका नेट इफेक्ट ही कुछ नहीं है बैलेंस शीट पे। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो वही चीज यहाँ पे एसडीएफ के रूप में दी जाती है। और जो बेसिक डिफरेंस है रिवर्स रेपो रेट और इसके बीच में वो यही है कि इसमें कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं है एसडीएफ में। और कैसे कोलेटरल की जरूरत नहीं है? क्योंकि एसेट लाइबिलिटी में आप दोनों में एक एक एंट्री कर रहे हैं। एसेट भी क्या, नेट क्लेम्स बैंक पे आपके कितने हैं। और आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, देखिए हर एक एक्शन के लिए एक और काउंटर एक्शन होता है। अगर आपका एसेट बढ़ रहा है तो आपकी लायबिलिटी बढ़ती है, उसको कम ऐसे करना पड़ता है मिसमैच बैंकिंग में, आप जानते हैं ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। तो वही चीज यहाँ पे कैसे होता है हमने देख लिया। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये क्या है, आरबीआई लेंड्स फंड्स ओवरनाइट टू शेड्यूल बैंक्स, ये चीज हमने देख ली। यहाँ पे भी यू हैव टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेटरल। ओके। मनी सप्लाई, देखिए यहाँ पे लिखा है कि आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिजर्व मनी भी बढ़ी और ब्रॉड मनी भी बढ़ी। रिजर्व मनी M0 या M0 जिसे आप कहते हैं, और साथ ही में M3 ब्रॉड मनी भी बढ़ी बाय 10.3%। M0 बढ़ा और 8.7% ब्रॉड मनी बढ़ी। तो ब्रॉड मनी कम बढ़ी और रिजर्व मनी ज्यादा बढ़ी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। whereas the money multiplier has remained stable at an average of 5.1%। अब देखिए ये कहानी वैसे तो आपको पता होनी चाहिए, बट स्टिल कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। मनी मल्टीप्लायर होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि M3 by M0 इज मनी मल्टीप्लायर, ब्रॉड मनी डिवाइडेड बाय रिजर्व मनी इज मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, तो ये बात आपको पता है। तो अब आपने जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि जो बेसिकली रिजर्व मनी थी वो 10.3% से बनी, तो नीचे आप ये लिख दीजिए और ब्रॉड मनी ऊपर लिख दीजिए। तो बेसिकली इफेक्टिवली स्टेबल ही रहा, दोनों ही बढ़ गए ना, क्योंकि ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मनी मल्टीप्लायर बेसिकली क्या होता है, अगर हम इसमें ही देख लें, जैसे यहाँ लिखा है, ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे हाउ इंक्रीज इन मॉनेटरी बेस कॉजेज द मनी सप्लाई टू इंक्रीज बाय अ मल्टीप्लाइड अमाउंट, यानी कि एक मनी निकालने से बैंक में से कितने और लोगों को मनी सप्लाई बढ़ता है, ये बेसिकली करने की कोशिश करते हैं। तो आप जानते हैं कि रिजर्व मनी क्या होता है, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो ब्रॉड मनी में और भी चीजें ऐड हो जाती हैं। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये आप खुद से पढ़िए, ठीक है, तो ज्यादा समझ आएगा। पर मनी मल्टीप्लाई मतलब कितना मनी मल्टीप्लाई हो रहा है एक बारी बनने के बाद। इसकी पूरी जो आप अपने आई थिंक एक बहुत बेसिक सी बुक है एनसीईआरटी की, उसमें इट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड कि क्या होती है मनी मल्टीप्लिकेशन। मॉडरेटेड लिक्विडिटी कंडीशंस, द अब आप यहाँ से काफी असली क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू करेंगे। मॉडरेटेड द लिक्विडिटी कंडीशंस दैट वाज सरप्लस, तो वही चीज हुआ ना जब कोविड-19 आया, तो फिर उसके बाद लिक्विडिटी सरप्लस हो गया, क्योंकि फिस्कल स्टिमुलस तो मिला ही ना सरकार की तरफ से और बहुत कुछ, और तो इसीलिए सरप्लस हो गया। लेकिन उसको फिर हमने मॉडरेट कर दिया टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। डिक्रीजिंग गैप बिटवीन ओके वेटेड एवरेज कॉल रेट एंड रेपो रेट क्लोजर टू द पॉलिसी रेपो रेट और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए रेपो रेट पे जो आरबीआई है वो लोन देती है किसको, बैंक्स को, ताकि वो आपको लोन दे सके शॉर्ट टर्म बेसिस पे, है ना। लेकिन कॉल रेट क्या होता है, जिसपे बैंक दूसरे बैंक को लोन देता है। अरे यू माय फ्रेंड, कल को आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं दे दूंगा, आज मुझे रातों रात मतलब इधर कोई आया बंदा उसको देना है लोन, तो वो कॉल रेट होता है। तो बेसिकली क्या है ना कि दोनों के बीच में गैप कम ही होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे डिक्रीजिंग गैप देखा है कि मतलब जितना आपको एक बैंक से लोन मिल रहा है दूसरे बैंक से, अपने फ्रेंड बैंक से, उतने में ही आपको आरबीआई से मिल जाता है। या फिर आरबीआई से अगर बहुत सस्ता मिल रहा है, यूजुअली आरबीआई से अगर सस्ता मिल रहा है तो फिर आप क्यों लेंगे किसी और दूसरे बैंक से, वो तो अपॉर्चुनिस्टिक हो सकते हैं बाकी बैंक्स, समझ रहे हैं आप। तो ये चीज इट इज अ गुड थिंग। मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन ट्रांसमिशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कोई डिसीजन दे दिया उससे क्या फर्क पड़ता है, वो ट्रांसमिट भी तो होना चाहिए। और ट्रांसमिशन जब रेपो रेट बढ़ता है तब तो बहुत आसान है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कौन आपको कम रेट पे लोन देगा जब पीछे से उनको महंगा मिल रहा है, कोई बैंक नहीं देगा। लेकिन पीछे से सस्ता आ रहा है और आपको ज्यादा देना, ये संभावना है क्योंकि प्रॉफिट हर कोई चाहता है, तो वो ट्रांसमिशन। लेंडिंग एंड डिपॉजिट रेट्स ऑफ बैंक्स इंक्रीज, तो लेंडिंग रेट भी बढ़ा, डिपॉजिट रेट भी बढ़ा, रिसेंटली हमने देखा, ठीक है। डेवलपमेंट्स इन जीसेक मार्केट इंक्रीज्ड यील्ड्स,
जो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यील्ड जो थे 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड पे वो बढ़े 2022 में आफ्टर स्टैग्नेशन। अभी 2020 और 2021 में स्टैग्नेटेड थे। यील्ड देखिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो बॉन्ड यील्ड होता है यानी कि कितने रेट पे, कितने इंटरेस्ट रेट पे सरकार को बेसिकली अपने बॉन्ड्स को बेचना पड़ रहा है ताकि वो पैसा बोरो कर सकें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे अपना बॉन्ड आपको बेचना पड़ रहा है मतलब उतनी आपकी बुरी हालत है। क्योंकि जब हम बुरी स्थिति में होते हैं तो हम कहते हैं कि यार हमें 15% पे आप दे दो, पर इस समय पैसा दे दो, पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो दैट इज़ एन ए गुड थिंग। ओके, पर वैसे 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड पे बढ़ रहे हैं तो खैर ये आपको याद होना चाहिए। द बॉन्ड मार्केट volatility stable. Okay, the domestic bond market was more volatile in the first half year of the. Okay, देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो बॉन्ड मार्केट थी दोबारा वो स्टेबल हो गई, पहले वॉलेटाइल हुई कुछ समय के लिए फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर के लिए, लेकिन फिर यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि हॉकिश स्टैंड द सेंट्रल बैंक्स एंड इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द यूपी. ओके, नथिंग मच. ओके, अब देखिए ये तो अगेन आप अपने बहुत ही स्टैटिक पोर्शन में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जो इशू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जब उनको पैसे बोरो करने होते हैं। इट्स लाइक अ बॉन्ड, ओके, जिसपे एक फेस वैल्यू लिखी है, इंटरेस्ट लिखा है, ये सब कुछ। और ट्रेजरी बिल्स क्या होता है? ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है, और बेसिकली सिर्फ और सिर्फ बाय ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स को नहीं इशू कर सकती। और प्रेजेंटली ये 3 टेनर्स में बेसिकली इशू किए जाते हैं ट्रेजरी बिल्स। 91 डे वाला, मेचोरिटी इतनी है मतलब 182 वाला, इस कुछ नहीं, याद करने का सिंपल तरीका 91 इंटू 2, 182 इंटू 2, 364, ये एक का मल्टीपल है 2 इंटू 2, ये वाला, ठीक है। तो 3 तरह के टेनर्स में होते हैं, ना याद रहे बाई चांस और प्रीलिम्स में आ जाए तो। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये चीज़ तो वही स्टेट डेवलपमेंट लोन होते हैं कि हम डेवलपमेंट में लगाएंगे जो सिक्योरिटीज से हम पैसा बोरो कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर, स्टडी इंक्रीज इन दी एसेट क्वालिटी। देखिए बैंक के केस में हम बहुत बार देख चुके हैं एसेट क्या होता है, वो जो आपको लोन देते हैं कैसे एसेट होता है, क्योंकि उस लोन पे ना ही केवल प्रिंसिपल अमाउंट वापस आएगा उसका, साथ ही में इंटरेस्ट भी आएगा। तो क्या हुआ, बैंक्स के लिए प्रॉफिट हुआ, तो उनका क्या हुआ, वो एसेट हुआ जो उन्होंने आपको लोन दिए हैं। तो जब बेसिकली हम कह रहे हैं कि हमने उनकी एसेट क्वालिटी में इंक्रीज देखा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की, अगर प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आती है पिछले 3 साल में हम ऑल मेजर सेक्टर्स वाला जो उनका एसेट क्वालिटी थी हमने इंप्रूवमेंट देखी, तो इसका मतलब क्या है कि आपका एसेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं बना। ओके, उस पर टाइम टू टाइम इंटरेस्ट आ रहा है, टाइम टू टाइम प्रिंसिपल रीपेमेंट हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रॉस एनपीए जो रेशो है इट डिक्रीज्ड फ्रॉम 8.2% इन 2020 टू 5.0% इन 2022। ओके, तो ये चीज, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैज बीन राइजिंग, अ वेरी गुड थिंग। आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ये सब कुछ कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अप टू डेट होना चाहिए। मतलब क्या होता है कि आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वो एडिक्वेट कैपिटल है भी है कि नहीं है, कल को एनपीएज हो जाए या कोई क्राइसिस हो जाए तो आज आप अलग से ऐसे कुछ लिक्विडिटी अपने पास रख रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, है ना, या इस तरह की लिक्विड चीजों में आपके पास एसेट्स है ना, रेडी है, आपके अलग से कैपिटल आपने रखी हुई है ना कि कल को कोई क्राइसिस आ जाए तो आप बिल्कुल ही आप बर्बाद ना हो जाए, ठीक है। तो ये चीज, तो वो इट इज अ गुड थिंग। बेसल नॉर्म्स के हिसाब से हम यहाँ पे देख रहे हैं इट इज बिन राइजिंग, वी आर ऑन द path to attain that Basel 3 norm हर एक सेक्टर में। ओके, sequentially in the post asset quality review period it remains well above the minimum capital requirement से हम ऊपर है, ये तो आपको पता ही है। क्रेडिट ग्रोथ इज इम्प्रूविंग, बहुत अच्छी बात है। क्रेडिट ग्रोथ रेट इंप्रूवमेंट का मतलब इकोनॉमी रिकवर कर रही है, ज़्यादा लोन्स लोग ले रहे हैं, जीडीपी बढ़ेगी क्योंकि उसको इन्वेस्ट किया जाएगा, लगाया जाएगा, कंज्यूम किया जाएगा। अब आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रॉड बेस्ड इंप्रूवमेंट इन ग्रॉस एनपीए रेशो। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि कैसे क्या इंप्रूवमेंट हुई है। ओके, जस्ट लेट मी जस्ट चेक नंबर्स इन ब्रैकेट्स विद लीगन। ओके, रिस्पेक्टिव सेक्टर्स जीएनपीए इन टोटल। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि टोटल एनपीएज में से जो एक पर्टिकुलर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के हैं उसमें से कितना एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, जो लोन दिया एग्रीकल्चर को और वो उस पर वापस नहीं आया, कितना इंडस्ट्री से आता है। तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री सेक्टर को जो लोन्स दिए, अभी भी जो ग्रॉस एनपीएज हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो एनपीए आ रहे हैं वो यहाँ से हैं। इंडस्ट्री 37.1%, ठीक है, ये आप याद रखिएगा।
फिर नंबर 2 पे आता है सर्विसेज। सर्विसेज में 28.2% है, ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा, ओके। और 28.2%, और फिर उसके बाद एग्रीकल्चर आता है, इंडस्ट्री, सर्विसेज, एग्रीकल्चर 23.0%। फिर पर्सनल लोन्स, तो बाई चांस आपके प्रेजेंस में स्टेटमेंट लिखी हुई है, पर्सनल लोन्स अकाउंटेड फॉर द मैक्सिमम ऑफ ग्रॉस एनपीए इन 2022, रॉन्ग, इंडस्ट्री, ओके, या एग्रीकल्चर आ जाता है, क्योंकि फिर आपके दिमाग में ना वो आपको आपकी बेसिक वो टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि आपको लगेगा यार एग्रीकल्चर में फार्मर्स मतलब उनका इतना प्रॉफिट नहीं हो पाता, तो मे बी ग्रॉस एनपीए में उनका ज़्यादा होता हो एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन आपको ये भी पता है कि इंडस्ट्रीज ने सबसे ज़्यादा डिसरप्शन देखी है, एग्रीकल्चर तो फिर भी ग्रो कर रहा था, ओके। एग्रीकल्चर को तो बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पर इंडस्ट्री के लिए नहीं हो पाया इतना कुछ, तो वो चीज़। नॉन फूड क्रेडिट by the banks has been growing in double digits, very good, okay, तो non food credit has been growing by double digits is a good thing, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। एग्रीकल्चर को भी दिया गया, कॉर्पोरेट फंड्स रेज फ्रॉम प्राइमरी इक्विटी मार्केट्स डिक्लाइन, तो इसका मतलब क्या है, कॉर्पोरेट्स को अगर हम डिस्कस करें आपके प्रीलिम्स में आए कि जो ये फंड्स रेज कर रहे हैं या बोरो कर रहे हैं वो ज़्यादा उनका प्राइमरी इक्विटी मार्केट से आ रहा है, तो गलत। इक्विटी मतलब शेयर्स, उनका जो शेयर मार्केट से आ रहा है फंड्स वो डिक्लाइन हो रहे हैं, वो रिलायंस ज़्यादा कर रहे हैं बैंक क्रेडिट पे, बैंक लोन्स पे, ओके, जो उनके रेगुलर ऑपरेशंस को या कैपेसिटी एक्सपेंशन को जो फंड कर रहे हैं। सो रिलायंस ऑन बैंक क्रेडिट हैज इंक्रीज्ड, इक्विटी मार्केट से डिक्रीज हुआ है कॉर्पोरेट्स के केस में। एनबीएफसी अगर हम देखें, कंसिस्टेंट राइज ऑफ एनबीएफसी क्रेडिट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी, ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है कि एनबीएफसी क्रेडिट कंसिस्टेंटली, यानी कि एनबीएफसीज भी, नॉन बैंकिंग जो फिनेंस कंपनीज हैं वो भी अब काफ़ी लोन्स दे रहे हैं, तो वो भी एज अ प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी इज गोइंग अप, ओके। और वो भी अगर हम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को उनको कंपेयर करें तब भी दे आर कंसिस्टेंटली राइजिंग। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का अगर हम क्रेडिट ग्रोथ देख रहे हैं तो इनकी भी क्रेडिट ग्रोथ देख रहे हैं। इंप्रूवमेंट इन एसेट क्वालिटी ऑफ एनबीएफसी वेरी इंपॉर्टेंट, एनबीएफसी ये लोन भी वापस आ रहे हैं, ठीक है, एनपीएस नहीं बन रहे, ओके। So declining NPA ratio of NBFCs. NBFCs deploy the largest share of the credit to the industrial sector, followed by retail services and agriculture. तो ये चीज़ यहाँ पे लिखिए कि NBFCs largest share उनका जो credit है वो industrial sector में जाता है, फिर retail services and agriculture, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। Insolvency and bankruptcy code, तो ये तो देखिए आपको पता ही है कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। It performing well since inception in 2016, around 6,000 corporate insolvency resolution processes इतने लिए गए हैं, जिसमें से 67% क्लोज भी हो गए, रिजॉल्व भी हो गए, शुरू होके खत्म भी। 69% of the distressed assets were rescued and helped via IB process to achieve a realization value around, देखिए यहाँ पे लिखा है कि 69% of the distressed assets जो हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया आईबीसी के तहत, ठीक है, और लिक्विडेशन वैल्यू की 178% मिला है। फिर टोटल अमाउंट रिकवर्ड हाईएस्ट अंडर आईबीसी बाय एससीबीज एज कंपेयर टू अदर चैनल्स, तो देखिए क्या है, सबसे ज़्यादा जो अमाउंट रिकवरी हुई है वो सबसे ज़्यादा आईबीसी से हुई है। अगर हम उसको कंपेयर करें सरफेजी एक्ट, जिसमें आपको क्या करना होता है, कोर्ट के इंटरवेंशन के बिना, हमने देखा था लास्ट वीडियो में, कोर्ट के इंटरवेंशन के बिना आप क्या कर सकते हो, जब्त कर सकते हो कोलेटरल एंड ऑल ऑफ दैट, या फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ट्राइबल्स, सबके बेसिकली कंपैरिजन में आईबीसी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। कैपिटल मार्केट, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ग्लोबल कैपिटल इन 2022, ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग, वॉलेटाइल मार्केट्स, वॉर इन यूरोप dented the investor sentiment, okay, तो ग्लोबल परफॉर्मेंस हमने देख ली। प्राइमरी मार्केट, इंडियन प्राइमरी मार्केट परफॉर्म्ड वेल ग्लोबल टर्मोइल के बावजूद। द नंबर ऑफ फर्म्स ऑप्टिंग, तो अपने आप को लिस्ट करवाना स्टॉक मार्केट पे, वो प्राइमरी मार्केट का एक पार्ट है, राइट, तो वो इंक्रीज हुआ 37% थे, बट द टोटल अमाउंट रेज डिक्लाइंड टू ऑलमोस्ट हाफ ऑफ वॉट, तो टोटल अमाउंट उसका आधा भी नहीं बचा जो पिछले साल था प्राइमरी मार्केट से जो रियलाइज हुआ। कैपिटल मार्केट्स की हम यहाँ पे बात करें, जहाँ पे लॉन्ग टर्म शेयर्स एंड बॉन्ड्स, समझते हैं शेयर्स तो क्या लॉन्ग टर्म होते हैं, बॉन्ड्स, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती हैं या बॉन्ड्स होते हैं, वो उसकी जो मार्केट है उससे कम बेसिकली यहाँ पे हम देख पाए, ओके। लार्जेस्ट आईपीओ एवर इन हिस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ एलआईसी ऑफ इंडिया, तो लार्जेस्ट आईपीओ हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो हुई वो बेसिकली इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो पहली बार हम फ्रेश बेसिकली अपने शेयर्स को ऑफर करते हैं, आईपीओ, ओके, वो हमने एलआईसी का देखा, ओके, पहली बार एलआईसी में से भी तो कुछ हमने देखा ना आईपीओ होता हुआ, एलआईसी का तो सब कुछ ऑलमोस्ट हम देख रहे थे सरकार के पास था। सेकेंडरी मार्केट, बोथ सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 रोज इन 2022, ओके गुड। सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जो इशूड शेयर्स या बॉन्ड्स हैं, ठीक है,
तो ऑलरेडी इशूड जो वो है उनको फिर दोबारा इशू करना, ठीक है। तो वो चीज़ उनको दोबारा फिर कैसे कि किसी और के पास आपने किसी और को भेज दिए, फिर उसने किसी और को भेज दिए, फिर उसने किसी और को भेज दिए, आज हमें लग रहा है कि इसके ज़्यादा प्राइस मिल जाएंगे जिस पे हमने खरीदा था उससे। वो होती है सेकेंडरी मार्केट। अगेन आपका स्टैटिक है ये सब कुछ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स। इंडिया ये बेसिकली क्या है, इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स ये बताता है कि ये निफ्टी इंडेक्स पे बेस्ड है सबसे पहली बात तो, ओके, in which a volatility figure is calculated which indicates the expected market volatility अगले 30 कैलेंडर डेज में, 30 कैलेंडर डेज में बेसिकली कितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना वॉलेटाइल हो सकता है, अनसर्टेन हो सकती हैं चीज़ें, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे निफ्टी ऑप्शंस पे डिपेंड करती है। तो इंडिया विक्स के हिसाब से ड्रोज टू एन ऑल टाइम हाई। क्यों अनसर्टेनिटी बढ़ी, क्यों वॉलेटिलिटी बढ़ी? क्योंकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आया। जो डीमैट अकाउंट्स खोले गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी साथ में, बाकी और बॉन्ड्स वगैरह और शेयर्स वगैरह, इन सब के लिए जो डीमैट अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स होते हैं उसका फिगर रखने के लिए, बैलेंस शीट रखने के लिए, अकाउंट रखने के लिए, वो ज़्यादा बढ़े। तो मतलब पीपल आर ट्रेडिंग मोर, पीपल हैव मोर फाइनेंशियल नॉलेज मे बी। commodity prices show a sharp correction। तो वही चीज़ राइजिंग इन्फ्लेशन को हमने कर्व करने की कोशिश की। बोथ द इक्विटी सेगमेंट एंड द डेट सेगमेंट विटनेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से, जो एफपीआई क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो शेयर्स एंड बॉन्ड्स में जो इन्वेस्टमेंट होती है, शेयर्स में अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, एफडीआई क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एफपीआई क्या होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, जहां उनको प्रॉफिट मिलेगा वो वहां चले जाएंगे आपका बेच के, कोई फर्क नहीं पड़ता, हॉट मनी जिसे हम कहते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, इक्विटी सेगमेंट में भी, डेट सेगमेंट में भी, शेयर में भी, बॉन्ड में भी हमने भारत ने एक नेट आउटफ्लो देखा। क्यों? यूएस के फेडरल रिजर्व ने, बाहर के रिजर्व ने, सेंट्रल बैंक्स ने क्या किया, जब रेट्स हाइक किए तो जब लोन पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहे हैं, तो डिपॉजिट पे भी तो बढ़ेंगे ही ना। पॉलिसी रेट का मतलब ये होता है। तो जब डिपॉजिट पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो वो भारत में या इमर्जिंग इकोनॉमीज में क्यों रुकेंगे, वो एडवांस इकोनॉमीज में चले गए, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीसेक सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग, नेट सेलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जीसेक के जो सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग किसमें होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेकेंडरी मार्केट, खरीदे हुए थे आपने आगे किसी को बेचना। नेट सेलर्स कौन है, फॉरेन बैंक्स हैं जिन्होंने हमारे जीसेक्स खरीदे हुए हैं, ठीक है। और प्राइमरी डीलर्स हैं, फॉरेन बैंक्स प्राइमरी डीलर्स, नेट सेलर्स हैं, याद रखिएगा। जो बेचते हैं, नेट बायर्स कौन है, कौन खरीद रहे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स खरीद रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स खरीद रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड अदर्स। बेच कौन रहे हैं, फॉरेन बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिप्टो से रिलेटेड लिखा है कि बाकी कंट्रीज भी दे आर रेगुलेटिंग पार्शली एंड ऑल ऑफ दैट, और हम कैसे क्रॉस कंट्री एनालिसिस रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी विद इट्स टोटल वैल्यूएशन स्विंगिंग, क्योंकि वही हुआ ना कि जो टोटल वैल्यूएशन थी वो कैसे हमने उसको गिरते हुए देखा क्रिप्टो एसेट मार्केट की, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी है, ओके। Okay, from US dollar 3 trillion in 2021 to less than US dollar 1 trillion in 2023. Crypto's cross sector and cross border nature limitless है, borderless है, ये आप जानते हैं। सेक्टर इंट्री नहीं है इतनी, तो वो वही चीज़ ये लिखी है कि देखिए, जब बॉर्डरलेस है क्रिप्टो एसेट्स में, जो क्रिप्टो मार्केट है, ये सब कुछ है ना, तो फिर क्या है, अब फिर इंडिया अकेला क्रिप्टो वॉलेटिलिटी को कर्ब करके कोई लॉ ला के अकेला क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता। आप अगर वहां पे कोई क्रिप्टो मार्केट डूब रही है तो हमारे यहाँ के तो लोग भी तो लॉस में जा रहे हैं, तो अकेला अनकोऑर्डिनेटेड नेशनल अप्रोच काम नहीं आएगी। इसलिए ओईसीडी और G20 दे आर वर्किंग ऑन इट। G20 में हमारा भी एक एजेंडा है कि हम क्रिप्टो रेगुलेशन पे कुछ कॉन्क्रीट ला सकें, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। गिफ्ट, वही चीज जो हमने क्वेश्चन में देखी थी, गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, ओके। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इज अ jurisdiction with a high concentration of financial institutions such as banks, stock markets, and related entities which offer specialized financial services to non-residents and residents to promote financial innovation, facilitate क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। इतना कुछ लिख दिया। देखिए हमारा जो IFSC है वो कहाँ है, गिफ्ट मल्टाई सर्विसेज SEZ में, गुजरात में, गिफ्ट सिटी जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, जो क्या करता है, इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हमें भी, बाहर के लोगों को भी। डिफरेंट बॉन्ड्स इशू करता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्टॉक मार्केट्स में इनोवेशन लेके आता है। इस तरह से बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हैं, आप जानते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ लिखा है
और उन्होंने 4 डोमेस्टिक, क्या है ना, देखिए वहां पे जो भी कुछ हो रहा है उस सेंटर में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में, क्योंकि उसको हम भारत नहीं गिनेंगे, वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है, अब्रॉड है वो हमारे लिए तो अब अब्रॉड हो गया, तो बेसिकली हमने इसको जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी है सेंटर की, एक सेकेंड, तो वो आरबीआई का रोल भी प्ले करेगी। तो वो आरबीआई का रोल भी प्ले करेगी, क्योंकि अगर कुछ बैंकिंग रिलेटेड है, ठीक है, तो आरबीआई इज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगर कुछ स्टॉक मार्केट्स वगैरह से रिलेटेड है, कैपिटल मार्केट्स एंड ऑल, ठीक है, तो उसमें सेबी वुड कम इनटू पिक्चर, तो सेबी का भी रोल। अगर कुछ इंश्योरेंस रिलेटेड आपने कोई स्कीम निकाली है तो फिर ईडा का भी बेसिकली आप देखेंगे, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साथ ही में अगर कुछ पेंशन रिलेटेड है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये चारों के रोल्स आपके पास बेसिकली, ये चारों सेक्टर के रेगुलेटर्स के रूप में आप काम करेंगे। तो ये बेसिकली भारत में, ऑफ कोर्स ये एनेबलिंग पॉलिसी है ना, इसी तरह से तो हमने इसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है अपने गुजरात में। ओके, इट हैज एंटर्ड इनटू, साथ ही में जो हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, इट हैज एंटर्ड इनटू मल्टी कॉपरेशन अग्रीमेंट विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स, बायलिटरल कॉपरेशन में भी हैं दुबई के साथ, कतर के साथ, अबू धाबी के साथ, फ्रांस के साथ, सिंगापुर के साथ, स्वीडन, लग्जमबर्ग, ठीक है। तो ये चीज, अब इंश्योरेंस मार्केट को हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद आई थिंक पेंशन मार्केट आएगी। Insurance penetration in India increased steadily from 2.7% to 4, मतलब जब हम ये शुरू ही कर रहे थे 2.7% था, तब जब हम 2000 मतलब 21st सेंचुरी जब हमने शुरू की तो 2.7% था इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, 2020 में 4.2% था, और तब से 2021 में सेम है। तो अगर बाई चांस ये लिखा जाए इंक्रीज स्टेडली फ्रॉम 2020 टू 2021, नहीं, ऐसा नहीं हुआ, स्टेडली हुआ है, लेकिन with the turn of the millennium, okay। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब क्या है कि अब बेसिकली इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन अ ईयर। एक साल में कितने इंश्योरेंस प्रीमियम्स आएंगे, इसका मतलब क्या है कि कितने लोग इंश्योरेंस ली है, कितनों ने, तभी तो प्रीमियम भर रहे हैं वो, ठीक है, सिंपल बात। कितने और लोगों तक इंश्योरेंस पहुंची है। लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया was 3.2% in 2021, almost twice more than the emerging markets and slightly above the global average. Very good, हम global average से ऊपर है लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में। मोस्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सोल्ड इन इंडिया आर सेविंग्स लिंक। देखिए यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे आप प्रीमियम पे करते हैं, राइट, ओके। तो अगर अपने लाइफ इंश्योरेंस के केस में, तो अगर सपोज कीजिए कि कोई प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है और वही प्राइमरी ब्रेड विनर है, तो उसके केस में क्या होगा, वो तो सेविंग्स लिंक थी, आप सेविंग हर समय कुछ वहां पे रख रहे थे अलग से, और फिर आपको मिलना था कुछ सरकार की तरफ से, है ना, तो अपना ही आपको इकट्ठा हुआ मिलना था। लेकिन प्रीमेच्योर डेथ होगी, उतना तो पॉलिसी का टाइम भी अभी काफी पड़ा हुआ है, तो फिर क्या होगा, तो वहां पे फिनेंसिंग गैप आ जाती है, ओके। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इंश्योरेंस डेंसिटी इन इंडिया हैज इंक्रीज फ्रॉम $11 11.1। तो इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होता है, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू पोल्यूशन, ओ पॉपुलेशन। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पर कैपिटा इसका मतलब होता है, ठीक है, कि पर इंसान कितना इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहा है, एंड इज मेजर्ड इन $, एज दे रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर इन अ कंट्री। तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। तो इंश्योरेंस डेंसिटी जो है, मतलब इंश्योरेंस पर कैपिटा भी भारत में इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इंक्रीज हुआ है फ्रॉम $11.1 इन 2001 टू $91 इन 2021। तो ये चीज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, डेंसिटी फॉर लाइफ इंश्योरेंस, ओके। तो लाइफ इंश्योरेंस की डेंसिटी ज्यादा है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस की कम है, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है, ओके। द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम रजिस्टर्ड ग्रोथ ऑफ 10.2%। तो हम टॉप 6 कंट्रीज में आ जाएंगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के, बेसिकली केस में बाय 2032। तो 10.2% का हमने, देखिए इंश्योरेंस के केस में और क्या लिखेंगे आप, इंश्योरेंस सेक्टर की बात हो रही थी तो आयुष्मान भारत योजना के बारे में लिखेंगे, 5 लाख पर फैमिली इंश्योरेंस, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड। और क्या लिखेंगे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में लिखेंगे, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में यहाँ पे आप जानते हैं कि मिलता है। और क्या लिखेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में लिखेंगे, जो क्रॉप इंश्योरेंस मिलती है, बैड मॉनसून,
क्रॉप डिस्ट्रक्शन, साइक्लोन्स, किसी भी वजह से, और क्या लिखेंगे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में लिखेंगे। तो इस तरह से आप वेलफेयरिस्ट सेक्टर्स में भी अपना आंसर लिखेंगे। पेंशन सेक्टर की अगर हम बात करें, इंडियाज पेंशन सेक्टर हैज एक्सपेंडेड जब से न्यू पेंशन स्कीम आई है और अटल पेंशन योजना आई है तब से। देखिए, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, ओल्ड पेंशन स्कीम सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए थी और हर किसी के लिए नहीं थी। तो न्यू पेंशन स्कीम के आने के बाद से उसका नेट भी ब्रॉडन हो गया है और इंडियन पेंशन सेक्टर एक्सपैंड हुआ है। ठीक है, अब ये आप जानते हैं। Coverage of the population in pension has risen under NPS and APY as a share of the total population. It has increased. तो देखिए, टोटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जो इसका शेयर है पेंशन का, इट इज इंक्रीज फ्रॉम 1.2% टू 3.7%। ओके, 2017 से 2022 के बीच में। जो PFRDA है, जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर आता है, उन्होंने काफी स्टेप्स लिए हैं टू एनेबल कंज्यूमर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड नथिंग। यहाँ पे हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया। व्हाट द बजट सेज, बजट के बारे में आप लिख सकते हैं। एग्रीकल्चर क्रेडिट दिया गया है, PM मत्स्य संपदा योजना, उसके लिए अलॉटमेंट हुई है। ओके, MSMEs के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने न्यूज़पेपर में देखा था, नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री। इससे क्या होगा कि एक रिपोजिटरी बनाई जाएगी जिसमें क्या ट्रस्ट वर्दीनेस थी। इसको अगर आपने इंसान को अगर एक लोन दिया था तो वो लोन वापस आया था कि नहीं आया था, वापस आया था तो बहुत जल्दी ही दूसरा बैंक से अगर वो लोन लेने गया तो वो दे देगा, क्योंकि डिजिटाइज फॉर्म में कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन है, बैंक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, कैसे, ये सारी चीज। नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, ओके, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को कर्ब करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विद रेफरेंस टू GSEC मार्केट इन इंडिया 2022-2023, कौन सी स्टेटमेंट सही है? द यील्ड ऑन 10-year गवर्नमेंट बॉन्ड रोज, ओके, आफ्टर 2 years ऑफ स्टैग्नेशन, बिल्कुल सही, हमने देखा था। तो जिसमें 1 नहीं है उसे हटा देते हैं। द ट्रेडिंग वॉल्यूम इन GSEC रोज टू अ 2-year हाई, ओके, ये हमें देखना पड़ेगा। ओवरऑल द फॉरेन बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर्स वर नेट सेलर्स, यस। तो 1 और 3 तो एक ही चीज में आ रहा है और वो ये वाली स्टेटमेंट है, डी आंसर। तो मतलब जो ट्रेडिंग वॉल्यूम थी GSEC की, इट रोज टू अ 2-year हाई in 2022। अब हम देख लेते हैं NBFC। देयर इज अ कंसिस्टेंट राइज इन NBFC क्रेडिट एज अ प्रपोर्शन ऑफ GDP, यस। तो 1 इसमें नहीं है। देयर इज अ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन द एसेट क्वालिटी, यस, बिल्कुल। तो इसमें 2 नहीं है, तो ये गया। NBFCs continue to deploy the largest share of the credit to industrial sector, yes. Okay, consider the following statements regarding the Indian secondary. India rose to all time high, yes, क्योंकि वो आ गया था अभी recently, ठीक है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। तो बोथ द इक्विटी सेगमेंट एंड डेट सेगमेंट, यस, दोनों नहीं, तो बी आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ओके। तो क्या हुआ, रिप्लेस द, हाँ जी, रिप्लेस कर दिया इसने, तो 1 तो है ही। देयर इज नो नीड ऑफ कोलेटरल, यस, बोथ आर करेक्ट। ओके, मॉनेटरी टाइटनिंग, तो ये आप खुद कर लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम इसका नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या है, ओके। चैप्टर 5, प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, सक्सेसफुल टाइट रोप वॉकिंग। तो देखिए, इन्फ्लेशन के बारे में है, ये कहानी हम सब ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो हम बाकी, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जब स्टैग्नेशन भी होता है और इन्फ्लेशन भी होता है। यूजुअली ग्रोथ और इन्फ्लेशन एक दूसरे के एनिमीज हैं, एक बढ़ता है तो दूसरा कम करने के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं, तो दूसरा कम हो जाता है, फिर ये होता रहता है। लेकिन क्या होता है कि स्लो डाउन और इन्फ्लेशन जब साथ साथ चले, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, पैसे आ नहीं रहे लेकिन सब कुछ महंगा है, ठीक है, तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। उस तरह का सिनेरियो था, ओके। रिटेल इन्फ्लेशन ड्रिवन बाय फूड कमोडिटीज। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो CPI इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन है, जो हम आप और हमारे जैसे लोगों को दुकानों से जिस प्राइस पे चीजें मिल रही हैं, तो वो इट वेंट थ्रू 3 phases इन 2022। और बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि 7.8% पे पीक किया, फिर उसके बाद एक होल्डिंग फेज था 7.0% का, फिर फाइनली 5.7% तक आ गया बाय द ईयर एंड। तो 3 फेजेस हमने डिस्कस कर लिए, 7.8%, 7.0%, 5.7%, ठीक है। तो देखिए, हम मेंस के क्वेश्चंस डिस्कस करना भूल गए, तो हम मेंस के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं।
अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल इन्फ्लेशन इन द करंट ईयर रिकॉल्स द एक्सपीरियंस। देखिए अभी हमने बहुत ग्लोबल इन्फ्लेशन देखी पिछले साल में, ठीक है, और लेकिन हमें ये याद दिला देती है 1973 और 79 की, उस टाइम की इन्फ्लेशन की। लेकिन कैसे जो करंट इन्फ्लेशन है वो उस तरह के इन्फ्लेशन से डिफरेंट है जो उस समय 1970s में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, रीजंस क्या है राइजिंग फूड इन्फ्लेशन के। ऑल्सो मेंशन करो कि क्या मेजर्स लिए गए थे भारत सरकार द्वारा इन तरह के एसेंशियल फूड कमोडिटीज के जो प्राइस बढ़ रहे थे उसको कर्ब करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो इसमें सारे स्टेप्स आपको मिल जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट आंसर्स हैं इसके। कई चीजों के यहाँ नहीं लिखे वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज हमने देख ली। अब देखिए मैंने जब ये बोला कि रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ी थी तो उसको किसने लीड किया, उसने हाई फूड इन्फ्लेशन ने उसको लीड किया। ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, मेनली ड्रिवन बाय हायर फूड इन्फ्लेशन, लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन थी वो मॉडरेटेड लेवल पे ही रही। तो कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन बेसिकली जो आप कोर चीजों को कंपेयर करते हैं, उसमें फ्यूल नहीं है, उसमें फूड नहीं है, क्योंकि फ्यूल बेसिकली एक्सटर्नल सेक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं तो अनसर्टेनिटी वहाँ हो सकती है, हम उसमें कुछ कह नहीं सकते। तो आपने ये हटा दिया, आपने फूड हटा दिया, क्योंकि फूड सीजनल है, बहुत सारी चीजें हम इंपोर्ट भी करते हैं, इसीलिए बारिश सही नहीं हुई तो फूड सही नहीं हुआ, ये सब वगैरह आप जानते हैं। तो इन दोनों चीजों को जब हम हटा देते हैं, जो इन्फ्लेशन बचती है, जो बास्केट बचती है हमारे पास ऑफ कमोडिटीज और सर्विसेज, उसको जब हम कंपेयर करते हैं कि कितना महंगाई हुई कितनी नहीं, उसे हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन स्टेबल रही, लेकिन जब मैं कह रही हूँ रिटेल इन्फ्लेशन को लीड ही फूड इन्फ्लेशन नहीं किया तो सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़ा। ठीक है, हायर फूड इन्फ्लेशन, हायर फूड इन्फ्लेशन जैसे कि यहाँ पे लिखा है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड एंड बेवरेजेस में यहाँ पे सबसे ज्यादा राइज हुआ। ये कंपोनेंट्स हैं सीपीआई के, ठीक है। तो पान टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स में तो बहुत ही कम हुआ। अगर ये आ गया कि पान टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स में सबसे ज्यादा था जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो, बिल्कुल गलत। क्लोथ एंड फुटवेयर में हुआ है लेकिन इतना नहीं, हाउसिंग में भी इतना नहीं हुआ, फ्यूल लाइट में भी इतना नहीं हुआ, मिसलेनियस में हुआ है, जैसे इसमें क्या एजुकेशन वगैरह ये सब कुछ आता है। ठीक है, higher food inflation, higher food inflation estimated using consumer food price index। फूड इन्फ्लेशन देखिए, फूड इन्फ्लेशन 7.0% तक चला गया, जबकि 3.8% था 2022 में, 2023 में 7.0%। वेजिटेबल, सीरियल, मिल्क, स्पाइसेस, इसकी वजह से राइजिंग एडिबल ऑयल प्राइसेस, क्योंकि हम एडिबल ऑयल का जो हम कंज्यूम करते हैं उसका 60% हम इम्पोर्ट करते हैं। मेजर्स क्या लिए गए हैं इसको ठीक करने के लिए? हमने वीट फ्लावर एक्सपोर्ट को रेगुलेट किया, मैदा सूजी के एक्सपोर्ट्स को भी एक्सपोर्ट ड्यूटी हमने बेसिकली इम्पोज कर दी 20% राइस पे, ब्राउन राइस पे, पार बॉइल्ड राइस को छोड़ के। हमने डिस्कस किया हुआ है सब कुछ अपने विजन आईएएस की मैगजीन्स में भी। पल्सेस पे क्या हुआ, हमने बफर स्टॉक बना के रखा ताकि प्राइस स्टेबलाइजेशन हो सके। हमने जो बेसिक ड्यूटी थी ऑन रिफार्म्ड पाम ऑयल और क्रूड पाम ऑयल उसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है, ताकि होर्डिंग वगैरह इतनी ना हो सके। हमने वहां पे भी स्टॉक पाई लिमिट लगा दी कि इससे ज्यादा आप होर्ड करके नहीं रख सकते, ताकि लोगों को मिले, मार्केट में आए चीजें। ठीक है, क्योंकि सप्लाई नहीं है और डिमांड है, और तभी तो मिसमैच की वजह से इन्फ्लेशन होती है, याद करिए। रूरल अर्बन इन्फ्लेशन डिफरेंशियल हैज डिक्लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। यहाँ पे क्या लिखा है कि हायर रूरल इन्फ्लेशन देन अर्बन इन्फ्लेशन, जो बहुत कम होती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स और यूटीज में हमने रूरल इन्फ्लेशन देखी है हायर कंपेयर टू अर्बन इन्फ्लेशन। लेकिन जो रूरल फ्यूल इन्फ्लेशन है वो लोअर रही अर्बन काउंटर पार्ट के कंपैरिजन में। क्यों? देखिए बड़ा सिंपल है ये। रूरल इन्फ्लेशन बढ़ी होगी तो पता है क्यों बढ़ी होगी, क्योंकि वहां पे खाने वगैरह के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए होंगे। लेकिन फ्यूल इन्फ्लेशन कम कैसे रही होगी रूरल के केस में? क्योंकि वहां पे इस तरह की कार्ड्स वगैरह इतना नहीं चलती वहां पे अभी भी। ठीक है, तो इसीलिए तो डोमेस्टिक होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई, डोमेस्टिक होलसेल। देखिए एक और चीज, सीपीआई और होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या डिफरेंस है? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है, तो होलसेल बल्क में जो चीजें बेची जा रही हैं, ट्रेड की जा रही हैं, है ना, होलसेल बिजनेसेस द्वारा दूसरे बिजनेसेस को, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। यानी कि प्रोड्यूसर लेवल पे जब हम इन्फ्लेशन देखते हैं कि पीछे से ही महंगा आ रहा है, वो डब्ल्यूपीआई काउंट करता है। किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो अंडर आता है वो डब्ल्यूपीआई निकालते हैं। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इसके लिए बेस ईयर क्या यूज करते हैं हम, अगर आपको पता हो, ये सब कुछ आपने स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। ये 2011-12, 2017 में हमने चूज किया था कि हम 2011-12 कोई बेस ईयर काउंट करेंगे डब्ल्यूपीआई का। उससे पहले हम 2004-5 को करते थे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? जो आप और मेरे जैसे आम लोगों को, कंज्यूमर्स को, जिस लेवल की इन्फ्लेशन झेलनी पड़ती है रिटेल लेवल पे। ठीक है, तो इसको कौन रिलीज करता है? एनएसओ रिलीज करता है, नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस इसको रिलीज करता है। ओके, मॉस्पी जानते हैं आप। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। इसमें भी जो हमने अभी कंपोनेंट देखे हैं वो आपको याद होना चाहिए, और इसमें भी आप चार टाइप्स
जानते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए निकलता है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए निकलता है, रूरल लेबरर्स के लिए निकलता है। इन तीनों के लिए कौन निकालता है? लेबर ब्यूरो निकालता है, कंपाइल किया जाता है बेसिकली लेबर ब्यूरो द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। लेकिन जो CPI कंज्यूमर प्राइस जो बेसिकली इंडेक्स है यहाँ पे, वो रूरल अर्बन और कंबाइंड, रूरल अर्बन कंबाइंड का जो निकलता है वो NSO निकालता है मॉस्पी के अंदर। इसका बेस ईयर 2012 है, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। देयर इज नथिंग मच इन इट, ओके। तो यहाँ पे वो WPI related जो रेट था, इट क्लाइम टू अबाउट 13.0% इन 2022 गिवन द सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। पीछे के लेवल से, प्रोडक्शन लेवल पे यहाँ पे दिक्कत आ गई ना, तो होलसेल प्राइस ही जब बढ़ गया तो इट वेंट हाई। आइटम्स एक्सपोज टू इंटरनेशनल मार्केट्स, अ प्राइस राइज लाइक, तो वही चीज़ यहाँ पे जो आइटम इंटरनेशनल मार्केट्स पे एक्सपोज हैं, तो उसमें जब प्राइस राइज हुआ तो हमें भी महंगा ही मिला। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मेटल्स जो बाहर से आते हैं, गोल्ड, केमिकल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल्स, हम 60% तो इम्पोर्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां से बढ़ा तो यहाँ भी बढ़ गया। द रेगुलेटरी एक्शंस, अब साथ ही में जो रेगुलेटरी एक्शंस लिए गए, फिर उसने 16.6% से हमने उसको ईयर एंड तक 5% हम ले आए, तो गुड इनफ, ओके। WPI में आप देख सकते हैं प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, ठीक है। तो ड्राइवर्स ऑफ होलसेल इन्फ्लेशन 2023 में क्या होने वाले हैं? प्राइमरी आर्टिकल्स और फ्यूल एंड पावर, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हमने देखा ओके ओके। हम अब यहाँ पे देखते हैं प्राइमरी आर्टिकल में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन हुई है, ठीक है। फ्यूल एंड पावर में यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन हुई है, ओके। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में कम हुई है। तो ड्राइवर्स कौन है? प्राइमरी आर्टिकल्स एंड फ्यूल एंड पावर। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि ओके, ये वेट्स बताता है। सबसे ज़्यादा वेट यूजुअली 64.2% वेट अकाउंट करता है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स WPI के केस में, और 13.2% वेट अकाउंट करता है फ्यूल एंड पावर, और 22.6% प्राइमरी आर्टिकल्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इफ़ वी मिस्ड समथिंग इन इट, वेट्स देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेट किसको दिया गया है? 45.9% फूड एंड बेवरेजेस को। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वेट फिर डिटरमाइन करेगा कि सबसे ज़्यादा ड्राइव कौन कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कन्वर्जेंस हुआ WPI और CPI इन्फ्लेशन का इस पॉइंट पे। अब क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं WPI डिक्लाइन हुआ और जो CPI है वो इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे हम उससे पहले डाइवर्जेंस देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने कन्वर्जेंस क्यों देखी? WPI डिक्रीज क्यों हुआ? बेसिकली क्योंकि जो कमोडिटीज़ थी, क्रूड ऑयल, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉटन, उसमें हमने जब डिक्लाइन देखा तो लोअर WPI हो गया। लेकिन जो CPI इन्फ्लेशन बढ़ा, वो किस लिए बढ़ा? क्योंकि प्राइस ऑफ सर्विसेज बढ़ गई, ठीक है। क्योंकि CPI में सर्विसेज होती है, WPI में सर्विसेज नहीं होती। फॉलिंग इन्फ्लेशन, देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब देखिए वो चीज़ 1970s में ऐसा क्या हुआ था और तब की इन्फ्लेशन और अब की इन्फ्लेशन डिफरेंट कैसे है। देखिए 1973 में अक्टूबर के जो था महीना 1973 का, उसमें इजिप्ट और सीरिया ने, बाकी सारे अरब नेशंस ने भी उनको बैक किया। उन्होंने एक अटैक लॉन्च किया इजराइल के ऊपर, जिसको हम योम किपुर वॉर कहते हैं, आप अपने इंटरनेशनल अफेयर्स में पढ़ते हैं। जिसमें क्या हुआ था उस समय पे, जो US था, वो ऑयल कंजम्पशन उसकी काफ़ी ज़्यादा थी, प्रोडक्शन इतनी थी नहीं, इम्पोर्ट भी था साथ में, ठीक है। ये सब कुछ था। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कौन करता है ऑयल को? ओपेक कंट्रीज करती हैं, लेकिन ओपेक कंट्रीज में तो अरब नेशंस भी हैं, है ना। तो बेसिकली यूएस ने क्या किया? यूएस कहते हैं कि हम इंटरवीन करेंगे योम किपुर वॉर में, और हम क्या करेंगे? इसराइल को बैक करेंगे। इसराइल को ही तो बैक करेंगे वो, ऑब्वियसली, है ना। लेकिन एक डिजास्ट्रस इफेक्ट हुआ यूएस की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ओपेक ने क्या किया? ओपेक ने कहा ओके गो अहेड, आप इसराइल को सपोर्ट करेंगे तो US, कनाडा, UK, जापान, नीदरलैंड्स, इनको कोई तेल नहीं मिलेगा, ऑयल एम्बार्गो ऑन यू। जिसकी वजह से बहुत सीवियर शॉर्टेज हो गई थी इनकी सप्लाई में, और एक्सेप्शनली हाई हमने इन्फ्लेशन देखी थी। और आज के केस में इन्फ्लेशन डिफरेंट कैसे है? आज के केस में इन्फ्लेशन डिफरेंट इसीलिए है, लेकिन सिमिलर इसलिए क्योंकि उस तरह का हम सिनेरियो आज देख रहे हैं, लेकिन इंटेंसिटी उतनी नहीं है क्योंकि उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन भी नहीं है, प्रोपोर्शनली स्मॉलर है। साथ ही में जो आज का इन्फ्लेशन है, उस समय का इन्फ्लेशन ऑयल प्राइसेस तक ही सीमित था। आज ब्रॉड रेंज ऑफ कमोडिटीज़ में एग्रीकल्चरल गुड्स भी काफ़ी महंगे हैं, फर्टिलाइजर्स महंगे हैं, मेटल्स भी महंगे हैं, सब कुछ महंगे, जो 1970s के टाइम पे नहीं था, ठीक है। ये डिफरेंस हम देख रहे हैं। साथ ही में जो कमोडिटी सप्लाई डिस्ट्रप्शन थी वहाँ पे उस समय बहुत ज़्यादा थी, ओके। रीसेंट प्राइसेस इंक्रीजेस,
तो उस समय कमोडिटी सप्लाई डिफरेंस बहुत ज़्यादा थी, आज उतनी नहीं है, कम है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन ने बहुत कुछ अटेन कर लिया एंड ऑल ऑफ दैट। द करंट ग्लोबल इन्फ्लेशन हैज स्टार्टेड आफ्टर सेवरल इयर्स ऑफ लो इन्फ्लेशन। और साथ ही में जो इस बार की इन्फ्लेशन है, जैसे कि मैंने बताया, एडवांस इकोनॉमीज में 2%, 1.5%, अभी इतना ही चल रहा था पैंडेमिक से पहले तक, फिर स्पेशली अब रिसेंटली अचानक से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद अचानक से बहुत 11.5%, 10% इन्फ्लेशन। उस समय पे क्या था, पहले से ही वर्ल्ड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, इट वॉज स्टेडली राइजिंग ऑलरेडी, तो राइज के ऊपर राइज हो गया था। ठीक है, द सेंट्रल बैंक है मच क्लियरर एंड रोबस्ट। अब यहाँ पे क्या है, जो सेंट्रल बैंक है, बाकी जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हैं और रोबस्ट है, स्ट्रॉन्ग है, सबने टाइटनिंग की पॉलिसी का, अच्छे से इसको हैंडल कर लिया, तो ये डिफरेंसेस हैं। अब बाकी हाउसिंग प्राइसेस में भी अगर हम देखें तो हाउसिंग प्राइसेस भी रिकवर हो गए हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक पब्लिशेस 2 इंडाइसेस, ओके, हाउसिंग HPI असेसमेंट प्राइस और HPI मार्केट प्राइस क्वार्टरली विद फाइनेंशियल ईयर 2018 एज द बेस ईयर, ये आपको याद रखना है। एंड अ कंपोजिट इंडेक्स इज कैलकुलेटेड फॉर 50 cities across India using the population of cities as weights. ओवरऑल ग्रोथ इन HPI मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस ओवरऑल ग्रोथ देखी और ओवरऑल ग्रोथ हमने HPI असेसमेंट प्राइस में भी देखी। ठीक है, मार्केट प्राइस क्या होता है, जिस मार्केट पे प्रॉपर्टी वुड बी सोल्ड इन दी ओपन मार्केट। असेस्ड प्राइस क्या होता है कि जो वैल्यू असाइन की गई है एक घर को या एक रियल एस्टेट को, किसी को, प्रॉपर्टी टैक्स के पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो हमने दोनों में ही बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंक्रीज देखा है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स 4 सिटीज़ में यहाँ डिक्लाइन हुआ है असेसमेंट प्राइस में, और यहाँ पे 7 सिटीज़ में डिक्लाइन हुआ, बाकी में हमने ग्रोथ देखी है। तो एवरेज ग्रोथ, कीपिंग चेक ऑन फार्मास्यूटिकल प्राइसेस, फार्मास्यूटिकल प्राइसेस में हमने नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी है 2012 की, एडमिनिस्टर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, तो वो रेगुलेट करते हैं प्राइस ऑफ जो ड्रग्स हैं। साथ ही में हमने सीलिंग प्राइस अफोर्डेबल बनाने के लिए लगा दिया 119 फॉर्मुलेशंस पे, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन पे, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जन औषधि केंद्र, ये सब कुछ आप जानते हैं। फार्मा इनोवेशन बजट में आया है ताकि और इनोवेशन हो सके, रिसर्च हो सके सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में। ठीक है, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, ये कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो। बाकी यहाँ पे जब आप क्वेश्चंस देखेंगे आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, देयर इज़ नथिंग मच इन इट। ओके।